द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं, बल्कि जनसंख्या, राजनीति और संस्कृति का एक जीता जागता महासागर है। उत्तर प्रदेश। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विशाल प्रदेश की एक तरह से पूरी कुंडली हैं। आंकड़े भी हैं, नक्शे भी और सांस्कृतिक ब्यौरा भी। तो आज हमारा मकसद इन पन्नों से सिर्फ तथ्य निकालना नहीं, बल्कि ये समझना है कि उत्तर प्रदेश की असली पहचान क्या है। वो क्या चीज है जो इसे इतना जरूरी बनाती है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कहानी मतलब सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये काफी हद तक पूरे भारत की कहानी है। यहाँ की जमीन, यहाँ की नदियाँ और सबसे बढ़कर यहाँ के लोग, ये सब मिलके एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसका असर दिल्ली तक महसूस होता है। तो चलिए इस विशाल कैनवस को करीब से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी बातों से ताकि इसका पैमाना समझ में आए। स्रोत बताते हैं कि राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। हाँ, जैसे अब यूपी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सही कहा। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो है इसकी दो राजधानियां। एक प्रशासनिक जो लखनऊ में है और दूसरी न्यायिक प्रयागराज में। ये बंटवारा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लखनऊ तो नवाबों के समय से ही सत्ता का केंद्र रहा है, तो उसे प्रशासनिक राजधानी बनाना एक तरह से स्वाभाविक था। लेकिन प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसका एक लंबा अकादमिक और कानूनी इतिहास रहा है। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित हाईकोर्ट में से एक वहीं है। अच्छा। तो न्याय और प्रशासन की शक्तियों को अलग अलग केंद्रों में रखना, ये एक तरह से उस ऐतिहासिक संतुलन को दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई व्यवस्था की बात। अब आते हैं इसके आकार पर। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन असली कहानी तो जनसंख्या में छिपी है ना? बिल्कुल, क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन जनसंख्या तो हैरान करने वाली है। 2011 की जनगणना में ही यहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। 20 करोड़, वो भी 10 साल से ज्यादा पहले। हाँ, आज अंदाजा लगाया जाता है कि ये 23-24 करोड़ के पार है। इसे समझने का एक और तरीका है। हम्म। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। ब्राजील और पाकिस्तान जैसे देशों से भी बड़ा। ये तो सोचने वाली बात है। एक राज्य में एक पूरे बड़े देश जितनी आबादी। और जाहिर है इतनी बड़ी आबादी का सीधा असर राजनीति पर पड़ता होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। हम्म। स्रोतों में लोकसभा की 80 सीटों का जिक्र है। ये आंकड़ा हम सब जानते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये है कि ये 80 सीटें सिर्फ एक नंबर नहीं हैं। ये सत्ता की चाबी हैं। सत्ता की चाबी। हाँ, भारत में सरकार बनाने के लिए आपको 272 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश आपको उस आंकड़े का लगभग 1/3 हिस्सा दे सकता है। इसीलिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यूपी को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। उनकी पूरी चुनावी रणनीति, उनके मुद्दे, उनके नारे, सब कुछ उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ की एक छोटी सी राजनीतिक लहर भी केंद्र सरकार का पूरा समीकरण बदल सकती है। और विधानसभा की 430 सीटें इसे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनाती हैं। अब समझ में आया कि क्यों यहाँ की राजनीति पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। चलिए अब जरा इसके भूगोल पर नजर डालते हैं। एक चीज जो मुझे नक्शे में देखकर बहुत दिलचस्प लगी वो थी इसकी लोकेशन। ये चारों तरफ से इतने राज्यों से घिरा है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और नेपाल भी। हाँ, और तो और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। ये तो इसे रणनीतिक तौर पर बहुत अहम बना देता होगा। निश्चित रूप से ये भारत के दिल में बसा है। एक तरफ ये हिमालय की तलहटी को छूता है तो दूसरी तरफ मध्य भारत के पठारों को। इसका हर पड़ोसी राज्य अपनी अलग पहचान रखता है और यूपी उन सबके बीच एक पुल का काम करता है। और नेपाल के साथ जो सीमा है वो सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों का गलियारा भी है, जिसे हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। और स्रोतों में इसके अंदर के भौगोलिक विभाजन का भी जिक्र है। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी मैदान। क्या ये सिर्फ किताबी बंटवारा है या जमीन पर भी इसका असर दिखता है? नहीं नहीं, ये किताबी बंटवारा बिल्कुल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। दिलचस्प बात यह है कि ये भौगोलिक विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज और यहाँ तक कि लोगों के स्वभाव का भी है। इसे ऐसे समझिए।
बताइए, ये तो और भी दिलचस्प लग रहा है। पहला है पश्चिमी मैदान, जिसे हम गंगा यमुना दोआब भी कहते हैं। दोआब यानी दो आब, दो नदियों के बीच की जमीन। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। यहाँ आपको गन्ने और गेहूं के विशाल खेत दिखेंगे, चीनी मिलों का जाल दिखेगा। नतीजा, ये इलाका आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है। इसे हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा मिला। और मध्य मैदान, जिसे अवध क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, अवध क्षेत्र। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे गोमती और घाघरा का मैदान है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। ये इलाका अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपनी भाषा और अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है। लखनऊ इसी क्षेत्र का दिल है। यहाँ की जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन खेतों का आकार पश्चिमी यूपी की तुलना में छोटा है। और पूर्वी मैदान, जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं, सुना है वहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। बिल्कुल अलग है। पूर्वांचल में घाघरा, राप्ती और गंडक जैसी नदियां हैं, जो अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं और बाढ़ लाती हैं। ओहो, कोई ट्रेन से पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी जाए तो उसे ये फर्क अपनी आंखों से दिखता है। खेतों का रंग, फसलें और लोगों की आर्थिक स्थिति, सब कुछ बदल जाता है। वाह, मतलब भूगोल ने एक ही राज्य के अंदर 3 अलग-अलग दुनिया बना दी है, और इन तीनों दुनियाओं को जो एक चीज जोड़ती है वो है यहाँ की नदियाँ। स्रोत बताते हैं कि गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, बेतवा, ये तो नदियों का प्रदेश है। इसे नदियों का वरदान मिला है। गंगा तो यहाँ की जीवन रेखा है, राज्य की सबसे लंबी नदी, और यमुना उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। ये नदियां सिर्फ सिंचाई के लिए पानी नहीं देती, ये आस्था का केंद्र हैं। प्रयागराज का संगम इसका सबसे बड़ा प्रतीक है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। तो ये नदियाँ संस्कृति को जन्म देती हैं। हाँ, शहरों को बसाती हैं और अंत में जीवन का चक्र पूरा करती हैं। और इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ की मिट्टी भी खास होगी। स्रोतों में जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल का जिक्र है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? आम भाषा में जलोढ़ मिट्टी वो उपजाऊ मिट्टी है जो नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती हैं। इसमें गाद और खनिज होते हैं, जो इसे खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं बनाते। तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश इसी मिट्टी से ढका है। हाँ, ज्यादातर हिस्सा। हालांकि एक अपवाद है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र यानी बुंदेलखंड। वहां आपको काली मिट्टी मिलेगी, जो कपास और दालों के लिए बेहतर होती है। तो जमीन उपजाऊ है, पानी भरपूर है, जाहिर है इसका सीधा असर कृषि पर दिखेगा। जब हम यूपी के बारे में सोचते हैं तो गेहूं और गन्ने की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। क्या ये तस्वीर सही है या कहानी में और भी कुछ है? ये तस्वीर बिल्कुल सही है, लेकिन अधूरी है। गेहूं और चावल तो यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं, जो देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देती हैं। लेकिन कैश क्रॉप यानी नकदी फसल में गन्ना यहाँ का राजा है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। तभी पश्चिमी यूपी को भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा दालें, आलू, आम, फलों में दशहरी आम का तो कोई जवाब ही नहीं। तो जमीन के ऊपर तो खेती की दौलत है, लेकिन जमीन के नीचे क्या है? क्या यहाँ खनिज भी है, जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ में है? यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। खनिज संपदा है, लेकिन सीमित मात्रा में, और वो भी सिर्फ दक्षिणी पठारी इलाके में, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अच्छा, तो क्या मिलता है वहाँ? यहाँ आपको चूना पत्थर मिलेगा, जो सीमेंट उद्योग के लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत बॉक्साइट, सिलिका और कोयला भी सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है। लेकिन यूपी की पहचान एक खनिज संपन्न राज्य के तौर पर नहीं है। ये बात दिलचस्प है। तो शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की असली पहचान, इसकी असली दौलत जमीन के नीचे नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास में बसी है। बिल्कुल। और ये तो एक अथाह सागर है। हाँ, आप कहाँ से शुरू करेंगी? भाषा से? यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन इसकी आत्मा अवधी, ब्रज भाषा और बुंदेली जैसी बोलियों में बसती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य अवधी में ही लिखा था। सही। और त्योहारों की बात करें तो होली, दिवाली, दशहरा पूरे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का अंदाज खास होता है। और प्रयागराज का कुंभ मेला, स्रोत बताते हैं कि इसे यूनेस्को ने क्या कहते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। हाँ, ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। कहते हैं उस दौरान वहां एक पूरा अस्थायी शहर बस जाता है। और ये तो बस एक झलक है। यहाँ की धरती पर इतिहास और आस्था के ऐसे केंद्र हैं जो पूरे भारत की पहचान है। बिल्कुल।
आगरा का ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और मोहब्बत की निशानी माना जाता है। वाराणसी यानी काशी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। हाँ, जहाँ लोग जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने आते हैं। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और प्रयागराज का संगम, ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के पावर हाउस हैं। सही शब्द, पावर हाउस। वाकई संस्कृति और इतिहास का खजाना है यहाँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतनी घनी आबादी, इतनी खेती और इतने शहरों के बीच क्या प्रकृति और वन्य जीवन के लिए भी कोई जगह बची है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। तराई के इलाके में जो नेपाल सीमा से सटा है, वहां आपको घने जंगल मिलेंगे। अच्छा। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों और बारासिंगा के लिए मशहूर है। बारासिंगा यानी स्वैम्प डियर उत्तर प्रदेश का राज्य पशु भी है। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और इसके अलावा करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जैसे कई संरक्षित क्षेत्र हैं जो प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने आबादी, राजनीति, भूगोल और संस्कृति की बात की, लेकिन इतने बड़े मतलब 23-24 करोड़ लोगों के राज्य को चलाना, ये तो अपने आप में एक देश चलाने जैसा है। सरकार आम आदमी तक पहुंचती कैसे है? इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। स्रोतों के मुताबिक शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य को 18 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल या डिवीजन कहते हैं। 18 मंडल? हाँ, फिर इन मंडलों के अंदर कुल 75 जिले हैं। हर जिले का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और फिर इन जिलों को भी 350 से ज्यादा तहसीलों में बांटा गया है। तो ये एक पिरामिड की तरह? बिल्कुल, एक पिरामिड की तरह, जिसका मकसद यह है कि लखनऊ में बना कोई फैसला या योजना गांव में रहने वाले आखिरी आदमी तक पहुंच सके। तो आज के इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक राज्य की तरह देखना सही नहीं होगा। ये जनसंख्या का महासागर है, भारतीय राजनीति की धुरी है, कृषि का पावर हाउस है और संस्कृति की एक जीती जागती विरासत है। आपने बिल्कुल सही कहा। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों से लेकर बुंदेलखंड के पठारों तक और आगरा लखनऊ जैसे ऐतिहासिक शहरों से लेकर पूर्वांचल के गांवों तक, हर कोने की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ की जमीन जितनी उपजाऊ है, उतना ही समृद्ध यहाँ का इतिहास और संस्कृति है, और इसका हर एक पहलू, चाहे वो राजनीति हो या कृषि, भारत की बड़ी तस्वीर पर गहरा असर डालता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों और आंकड़ों से एक बात और सामने आती है कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है। तो सवाल ये है कि आने वाले दशकों में इन करोड़ों युवाओं की ऊर्जा और उनकी आकांक्षाएं इस राज्य को और पूरे भारत को किस दिशा में ले जाएंगी? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवसर भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। रैपिड प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो उत्तर प्रदेश की खेतीबाड़ी की एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है कि आखिर ये राज्य भारत की कृषि का दिल क्यों कहलाता है। तो चलिए इस पड़ताल का मिशन साफ रखते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भूगोल, फसलें और नीतियां मिलकर एक ऐसी कृषि व्यवस्था बनाती हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है। इस कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। किसी भी खेती के लिए सबसे जरूरी चीज है जमीन और पानी। उत्तर प्रदेश इस मामले में इतना खुशकिस्मत क्यों है? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है यहाँ की नदियों का जाल। भूगोल की भाषा में इसे गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। दोआब? ये शब्द सुना तो बहुत है, पर इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये खेती के लिए एक जैकपॉट जैसा है। दोआब मतलब दो नदियों गंगा और यमुना के बीच की जमीन। ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी मतलब गाद बहा कर लाती हैं। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी। हाँ बिल्कुल, वो हजारों सालों से यहाँ बिछ रही है। इससे एक ऐसा मैदान तैयार हुआ है जो दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, घाघरा, गोमती, राप्ती जैसी कई सहायक नदियां इस पूरे इलाके को सींचती हैं। ये तो दिलचस्प है। मैं हमेशा सोचता था कि उत्तर प्रदेश का मतलब है एक जैसी सपाट उपजाऊ जमीन, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी में भी काफी विविधता है। 3 अलग अलग तरह की मिट्टियों का जिक्र है,
ऐसा क्यों? बिल्कुल, यही विविधता उत्तर प्रदेश के कृषि को और भी खास बनाती है। जो गंगा यमुना का मैदान है वहां तो है जलोढ़ मिट्टी, हाँ। जो सबसे उपजाऊ है। लेकिन जैसे ही आप दक्षिण की तरफ बुंदेलखंड क्षेत्र में जाते हैं तो आपको काली मिट्टी मिलती है। अच्छा, काली मिट्टी। ये कपास के लिए अच्छी होती है ना? सही पकड़ा। इसकी खासियत ये है कि ये पानी को किसी स्पंज की तरह सोख कर रखती है और ये गुण इसे कपास जैसी फसलों के लिए, जिन्हें लंबे समय तक नमी की जरूरत होती है, आदर्श बनाता है। और एक तीसरी मिट्टी का भी जिक्र है, लाल मिट्टी। हाँ, वो आपको मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे पठारी इलाकों में मिलती है। वो तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होती हैं। तो आप देखिए, एक ही राज्य में आपको 3 अलग-अलग कृषि परिदृश्य मिलते हैं। ठीक है, तो जमीन का मंच तो तैयार है, और वो भी एक नहीं 3 तरह का। लेकिन इस मंच पर नाटक कौन सा खेला जाता है? मतलब यहाँ की खेती में कोई लय है, कोई चक्र? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ की खेती का एक बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं अनुशासित चक्र है जो मौसम के साथ चलता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ। खरीफ यानी मानसून की फसल। जी, जैसे ही जून जुलाई में बारिश शुरू होती है, धान, मक्का और बाजरा जैसी फसलें बो दी जाती हैं, जिन्हें खूब पानी चाहिए। ये अक्टूबर तक तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही मानसून खत्म होता है और हल्की सर्दियां शुरू होती हैं, तब बारी आती है रबी की फसल की। अक्टूबर-नवंबर में गेहूं, चना, मटर और सरसों की बुआई होती है। इन फसलों को ठंडी और सूखी जलवायु पसंद है। ये मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं। और इन दोनों के बीच जो गर्मी का खाली समय बचता है उसमें किसान एक तीसरी छोटी फसल लेते हैं जिसे ज़्यायद कहते हैं। यानी जमीन को एक पल के लिए भी आराम नहीं दिया जाता। सही मायने में। ज़्यायद चक्र में तरबूज, खरबूजा, खीरा और दूसरी सब्जियां उगाई जाती हैं। ये किसानों के लिए एक तरह से बोनस फसल है जो उन्हें अतिरिक्त आमदनी देती है। तो ये तीनों चक्र मिलकर उत्तर प्रदेश को साल भर कृषि गतिविधियों का केंद्र बनाए रखते हैं। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए कुछ मुख्य फसलों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं गेहूं से, जिसे सुनहरा अनाज भी कहा जाता है। जब भी देश के ब्रेड बास्केट की बात होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। और सही भी है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी फसल और किसी इलाके को मिला तो वो गेहूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही था। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, ये पूरा इलाका गेहूं की खेती का गढ़ है। इसकी कोई खास वजह? हाँ, यहाँ की जलवायु, सिंचाई की सुविधा और वो जलोढ़ मिट्टी, ये सब इसके लिए एकदम सही है। देश के कुल गेहूं उत्पादन में इस राज्य का योगदान बहुत बड़ा है। और अगर पश्चिमी यूपी गेहूं का किला है, तो धान यानी चावल का जिक्र आते ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने आती है। ये बंटवारा इतना साफ क्यों है? इसकी वजह है पानी। देखिए, गेहूं को सिंचाई की जरूरत तो होती है, लेकिन धान की फसल तो पानी में ही डूबी रहती है। बिल्कुल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश होती है और नदियां भी पानी से भरी रहती हैं। इसलिए गोरखपुर, देवरिया, बलिया, वाराणसी जैसे जिले धान के कटोरे माने जाते हैं। तो एक तरह से राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की कृषि पहचान इन्हीं 2 फसलों से तय होती है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। गेहूं और धान तो खाने की जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन अब उस फसल पे आते हैं जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की मीठी रीढ़ है, गन्ना। स्रोतों के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? इसके पीछे एक पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति है। सहारनपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक का जो तराई क्षेत्र है, उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सिर्फ गन्ने की खेती नहीं होती, बल्कि चीनी मिलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये मिलें लाखों किसानों के लिए एक निश्चित बाजार है और बड़े पैमाने पर रोजगार भी देती हैं। अच्छा, और इसका असर वहाँ के समाज पर भी पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। गन्ने की राजनीति, मिलों द्वारा भुगतान का मुद्दा, ये सब वहाँ के सामाजिक जीवन का हिस्सा है। और ये कोई संयोग नहीं है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी IISR भी लखनऊ में ही है। तो ये सिर्फ अनाज और गन्ने तक ही सीमित नहीं है। स्रोत आलू और आम का भी जिक्र करते हैं, जिससे लगता है कि बागवानी भी यहाँ एक बड़ा खिलाड़ी है। बिल्कुल। कई बार हम मुख्य फसलों में इतने खो जाते हैं कि बागवानी के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज का इलाका तो पोटैटो बेल्ट के नाम से मशहूर है। और आम? लखनऊ के पास मलिहाबाद के दशहरी आम का जिक्र तो है ही। देखिए, मलिहाबाद का जिक्र सिर्फ एक मजेदार तथ्य नहीं है,
ये कृषि में ब्रांडिंग और विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे एक खास इलाके का एक खास फल पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना लेता है। ये बागवानी के विज्ञान, व्यापार और मार्केटिंग की एक सफल कहानी है। खेती की इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का एक साथी हमेशा होता है, पशुपालन। उसकी क्या भूमिका है? पशुपालन यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सेफ्टी वॉल्व है एक तरह से। जब फसल अच्छी नहीं होती या बाजार में दाम गिर जाते हैं तो दूध की बिक्री किसान को संभाल लेती है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भी देश के अग्रणी राज्यों में से है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जी, यहाँ खेती और पशुपालन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खेतों से जानवरों के लिए चारा मिलता है और जानवरों से खेत के लिए गोबर की खाद। साहिवाल और हरियाणा जैसी उन्नत नस्लें और सहकारी समितियों के नेटवर्क ने यहाँ दुग्ध क्रांति को सफल बनाया है। इतनी ज्यादा उत्पादकता, साल में 3-3 फसलें, आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? हमारे स्रोत बार बार हरित क्रांति की ओर इशारा करते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था, है ना? ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये एक तरह का बिग बैंग था, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। 1960 के दशक में जब उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर जैसी मशीनें आईं, तो गेहूं की पैदावार में आप कह सकती हैं चमत्कारिक उछाल आया। इसने न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन इस क्रांति ने क्या सिर्फ फायदे ही दिए? स्रोतों में सिंचाई का भी जिक्र है, खासकर नलकूपों का। ऐसा लगता है कि हरित क्रांति की प्यास बुझाने के लिए जमीन के नीचे के पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। यही इस कहानी का दूसरा पहलू है जिस पर अब ध्यान जा रहा है। हरित क्रांति की सफलता सिंचाई पर टिकी थी। पहले नहरों का बोलबाला था, जैसे अपर गंगा कैनाल। लेकिन हरित क्रांति के बाद हर किसान ने अपने खेत में नलकूप मतलब ट्यूबवेल लगा लिया। इससे उन्हें पानी पर पूरा कंट्रोल तो मिल गया होगा। कंट्रोल तो मिला, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि भूजल स्तर तेजी से नीचे जाने लगा और रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर भी असर पड़ा। तो जो क्रांति एक वरदान बनकर आई थी, अब उसके कुछ दीर्घकालिक प्रभावों पर सवाल उठ रहे हैं। और ये भी एक सवाल उठता है कि क्या ये क्रांति पूरे प्रदेश में एक जैसी फैली या इसका फायदा कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हरित क्रांति का असर मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा, जहां सिंचाई की सुविधाएं बेहतर थीं और किसान भी ज्यादा संपन्न थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड जैसे इलाके इस दौड़ में पीछे रह गए। तो इससे राज्य के भीतर ही एक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ। हाँ, और वो आज भी दिखाई देता है। ये सारी प्रगति सिर्फ किसानों की मेहनत का नतीजा तो नहीं हो सकती, इसके पीछे विज्ञान और तकनीक का भी बड़ा हाथ होगा। हमारे स्रोत कुछ कृषि विश्वविद्यालयों का जिक्र करते हैं। निश्चित रूप से लैब से खेत तक ज्ञान को पहुंचाने में इन संस्थानों की बड़ी भूमिका है। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या में नरेंद्र देव कृषि विद्यालय, ये वो जगहें हैं जहां नई किस्म के बीज तैयार होते हैं, फसलों की बीमारियों पर शोध होता है। लखनऊ का गन्ना अनुसंधान संस्थान तो हम पहले ही देख चुके हैं। ये संस्थान इस पूरी कृषि व्यवस्था के थिंक टैंक हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने भूगोल से लेकर फसलों, हरित क्रांति और उसके प्रभावों तक एक लंबा सफर तय किया है। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। अगर कोई इस पूरी बातचीत के सार को समझना चाहे तो वो कौन से मुख्य बिंदु होंगे? अगर हम परीक्षा की तैयारी के नजरिए से देखें तो इन 5 आइडियाज को पकड़ना सबसे जरूरी है। पहला, भूगोल का वरदान, मतलब गंगा यमुना का दोआब ही इस पूरी कहानी का आधार है। ठीक है। दूसरा, पूरब पश्चिम का बंटवारा, पूर्वी यूपी मतलब धान और पश्चिमी यूपी मतलब गेहूं, और हरित क्रांति का केंद्र। ये विभाजन समझने की कुंजी है। बिल्कुल। तीसरा, गन्ने की मीठी ताकत, ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक पूरी औद्योगिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। चौथा, हरित क्रांति का दोहरा असर, इसने उत्पादकता तो बढ़ाई लेकिन साथ ही भूजल और मिट्टी के स्वास्थ्य जैसे पर्यावरणीय सवाल भी खड़े किए। और पांचवां, विविधता में शक्ति। ये राज्य सिर्फ गेहूं चावल तक सीमित नहीं है बल्कि आलू, आम और दूध उत्पादन में भी एक पावर हाउस है। तो उपजाऊ मैदानों और विशाल नदियों से लेकर उन फसलों तक जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक पहचान दी है, ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश को भारत की कृषि का हृदय क्यों कहा जाता है। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। जिस तरह से हरित क्रांति ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि को बदला, क्या हम भविष्य में एक ऐसी दूसरी हरित क्रांति की कल्पना कर सकते हैं जो बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों पर केंद्रित हो?
एक ऐसी क्रांति जो पानी की कमी, मिट्टी के स्वास्थ्य और छोटे किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई हो। भविष्य की खाद्य सुरक्षा शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है। रैपिड प्रेपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र पर नक्शों और कुछ रिसर्च नोट्स का एक पूरा बंडल है जी। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं, बल्कि ये समझना है कि एक ही राज्य में बहने वाली नदियाँ इतने अलग-अलग चरित्र की कैसे हो सकती हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब, क्यों एक नदी गंगा को माँ का दर्जा मिलता है और उसकी ही बहन यमुना को खुला नाला कहा जाता है? और यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये प्रदेश की किस्मत लिखने वाली कलम है। वाह! आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। क्यों कुछ नदियां हमेशा बहती हैं, कुछ सूख जाती हैं, और क्यों वे उसी रास्ते पर बहती हैं जिस पे वे बहती हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब उत्तर प्रदेश का नक्शा देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। ज्यादातर बड़ी नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ झुका दिया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह प्रदेश की जमीन का प्राकृतिक ढाल है। प्राकृतिक ढाल? हाँ, मतलब पूरा भूभाग एक झुके हुए टेबल की तरह है, जो उत्तर पश्चिम में ऊंचा और दक्षिण पूरब की ओर नीचा होता जाता है। अच्छा। और पानी वो तो अपना रास्ता खुद ढूंढता है और हमेशा ढलान की तरफ बहता है। इसलिए गंगा, यमुना, घाघरा सब इसी दिशा का पालन करती हैं। एक मिनट, लेकिन ये तो अजीब बात है। अगर पूरा प्रदेश ही एक दिशा में झुका हुआ है तो कोई नदी उल्टी दिशा में, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ कैसे बह सकती है? हाँ, ये तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ हुआ। हाँ। यही तो भूगोल का जादू है। देखिए, बड़ा नियम तो काम करता है, लेकिन स्थानीय बनावट उसे तोड़ सकती है। स्थानीय बनावट कैसे? उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के पठारी भाग से जुड़ा है, जी, वो खुद उत्तर के मैदानी भाग से ज्यादा ऊंचा है। इसलिए वहां से निकलने वाली चंबल, बेतवा या केन जैसी नदियां, अच्छा, वो पहले अपनी स्थानीय ढलान के हिसाब से उत्तर की ओर बहती हैं और फिर मैदानी इलाके में आकर गंगा यमुना के बड़े सिस्टम में शामिल हो जाती हैं। अच्छा, तो मतलब ढलान का एक बड़ा सिस्टम है और उसके अंदर छोटे छोटे लोकल सिस्टम भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब अगर इनके उद्गम यानी इनके जन्म की जगह को देखें तो हमारे स्रोतों में इन्हें 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, और ये वर्गीकरण इनके पूरे स्वभाव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसे आप ऐसे समझिए। बताइए। पहली श्रेणी है हिमालयी नदियों की। ये वो अमीर बच्चे हैं जिन्हें विरासत में ग्लेशियर की कभी ना खत्म होने वाली दौलत मिली है। हाँ, दिलचस्प है। तो इसलिए उनके पास साल भर पैसा यानी पानी रहता है। गंगा और यमुना इसी खानदान से हैं। और बाकी 2, वो भी इतनी ही खुशकिस्मत है? नहीं, दूसरी श्रेणी है मैदानी नदियों की। ये मिडिल क्लास की तरह हैं, जो पूरी तरह से मौसम यानी अपनी कमाई मतलब बारिश पर निर्भर हैं। अच्छा। ये मैदान की किसी झील या दलदल से चुपचाप जन्म लेती हैं, जैसे गोमती। और तीसरी श्रेणी है पठारी नदियों की। ये दिहाड़ी मजदूरों जैसी हैं, जिन्हें जब मानसून का काम मिलता है तो उनमें जाना जाती है, वरना वो अक्सर खाली हाथ यानी सूखी रहती हैं। चंबल और बेतवा जैसी नदियाँ? बिल्कुल, वो इसी श्रेणी में आती हैं। वाह, ये तुलना तो हमेशा याद रहेगी। तो चलिए अब इस कहानी की मुख्य किरदार यानी गंगा से ही मिलते हैं। जी। स्रोतों में बताया गया है कि गंगा का जन्म भी एक संगम से होता है। ये बात शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। बिल्कुल, ज्यादातर लोग मानते हैं कि गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो गंगोत्री से जो बर्फीली धारा निकलती है उसका नाम भागीरथी है। भागीरथी? हाँ, कुछ दूर आगे देवप्रयाग नाम की जगह पर भागीरथी एक और शक्तिशाली पहाड़ी नदी अलकनंदा से मिलती है। अच्छा। और जब ये दोनों बहनें वहां गले मिलती हैं, तब जाकर जन्म होता है उस नदी का, जिसे हम और आप गंगा कहते हैं। और गंगा से जुड़े कुछ तथ्य वाकई हैरान करते हैं। 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी है और 2008 से राष्ट्रीय नदी भी है। जी। लेकिन इससे जुड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य है जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। आप बैक्टीरियोफेज की बात कर रही हैं? हाँ, कि गंगा के पानी में एक ऐसा वायरस होता है जो खराब बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे पानी अपने आप साफ होता रहता है। सही बात है। तो क्या इसका मतलब यह है कि गंगा को साफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपनी सफाई कर लेती है? या फिर
हमने इतना प्रदूषण कर दिया है कि उसका ये प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम भी अब जवाब दे रहा है। आपने नब्ज पकड़ ली। गंगा की ये क्षमता अभूतपूर्व है, लेकिन असीमित नहीं है। एक सीमा तक वह प्रदूषण को झेल सकती है, उसे साफ कर सकती है, लेकिन जब हजारों फैक्ट्रियों का केमिकल और करोड़ों लोगों का सीवेज बिना ट्रीटमेंट के उसमें डाला जाएगा तो उसका प्राकृतिक सिस्टम भी हार मानने लगता है। बिल्कुल। और यही आज की सबसे बड़ी लड़ाई है। और गंगा की यात्रा अकेली नहीं है, इसके समानांतर एक और कहानी बहती है, और वो है यमुना की, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। जी, लेकिन दोनों के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। यमुना निकलती तो यमुनोत्री ग्लेशियर जैसे पवित्र स्रोत से है, लेकिन दिल्ली और आगरा जैसे शहरों से गुजरते हुए उस पर प्रदूषण का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि प्रयागराज में गंगा से मिलने तक वो अपनी पहचान लगभग खो चुकी होती है। हाँ, इसीलिए तो उसे खुला नाला जैसी दर्दनाक उपाधि मिली है। ये सच में चिंता का विषय है। और यमुना का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली या आगरा तक सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर उन नदियों पर भी पड़ता होगा जो अपना साफ पानी लेकर इसमें मिलती हैं, जैसे कि चंबल। चंबल तो खुद एक बहुत ही अनोखी नदी है। अनोखे से भी ज्यादा। चंबल का नाम आते ही दिमाग में बीहड़ और डाकुओं वाली फिल्में घूमने लगती हैं। हाँ, सही बात है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसका सीधा संबंध नदी के स्वभाव से है। वो कैसे? क्या नदी का इसमें सच में कोई रोल है? बिल्कुल है। चंबल कोई शांत नदी नहीं है। ये पठार से तेजी से उतरती है और अपने रास्ते में आने वाली नरम मिट्टी को बेरहमी से काटती चली जाती है। अच्छा। इसी प्रक्रिया को अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन? जी, इसी ने उन गहरे खड्डों और बीहड़ों को जन्म दिया जो सदियों तक कानून से भागने वालों के लिए सबसे अच्छी पनाहगाह बने रहे। अरे वाह! तो एक तरह से चंबल ने अपनी ज्योग्राफी खुद लिखी है। बिल्कुल। और चंबल के अलावा दक्षिण से बेतवा और केन भी यमुना में मिलती हैं, और उत्तर से हिंडन जो नोएडा के पास आकर मिलती है। जी, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। अब अगर हम वापस गंगा पे लौटें तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां भी तो होंगी। हाँ, और उनमें भी बड़ी विविधता है। बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली ज्यादातर नदियां हिमालय से आती हैं, जैसे रामगंगा, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। बिल्कुल, पाक के दिल से होकर गुजरती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। लेकिन गोमती इनमें बिल्कुल अलग है। वो पहाड़ से नहीं, मैदान से ही पैदा होती है। मतलब गोमती एक मैदानी नदी है। तो क्या इसका शहर की संस्कृति पर भी कोई असर पड़ता है, जैसे लखनऊ गोमती के किनारे है? ये एक बहुत दिलचस्प अवलोकन है। हिमालय नदियों का, जैसे हरिद्वार में गंगा का, वेग और ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। वहां शहर का जीवन नदी की शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। इसके उलट गोमती का बहाव शांत है, ठहरा हुआ है। अच्छा। शायद यही वजह है कि इसके किनारे लखनऊ और जौनपुर जैसे इत्मीनान और तहजीब वाले शहर बसे। नदी का चरित्र शहर के चरित्र को गढ़ता है। और एक कारण है, इसके पीछे भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों कारण हैं। जब यह नदी तिब्बत के ग्लेशियर से निकलकर ऊंचे संकरे पहाड़ों में गरजती हुई बहती है तो उसे करनाली कहते हैं। करनाली। जब ये मैदानी इलाकों में फैलकर शांत होती है तो इसका नाम घाघरा हो जाता है। और सरयू? और जब ये अयोध्या पहुंचती है, जहां इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व चरम पर है, तो इसे श्रद्धा से सरयू कहा जाता है। अच्छा, तो ये एक ही जीवन के 3 अलग-अलग चरण देखने जैसा है। बिल्कुल। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं तो राप्ती और गंडक जैसी नदियां हैं। राप्ती के साथ तो गोरखपुर का शोक जैसा भारी भरकम नाम जुड़ा है। और ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला। राप्ती अपना रास्ता बदलने और मॉनसून में अचानक विकराल रूप धारण करने के लिए कुख्यात है, जिससे हर साल बाढ़ आती है। और गंडक? वहीं गंडक नदी नेपाल से आती है और उत्तर प्रदेश बिहार के बीच एक प्राकृतिक बॉर्डर की तरह काम करती है। हमने उन नदियों की बात की जो यमुना में मिलकर फिर गंगा में मिलती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी भी बड़ी नदी है जो पठार से निकलकर सीधे गंगा में अपना वजूद मिलाती हो? हाँ, दक्षिण से सीधे गंगा में मिलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, टोंस और सोन। सोन नदी? सोन नदी की कहानी खास है। ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक उसी जगह से जहां से नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा। और सोन नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने की किंवदंतियों के कारण इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो ये पूरा एक जटिल और जिंदा नेटवर्क है। प्रयागराज में यमुना गंगा का संगम तो विश्व प्रसिद्ध है ही जी, लेकिन कन्नौज में रामगंगा का और गाजीपुर में गोमती का संगम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस पूरे सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण सदस्य है जिसके बारे में जानना जरूरी है। आप गंगा डॉल्फिन की बात कर रही हैं? जी,
जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये सिर्फ एक मछली नहीं है, नहीं, बल्कि गंगा के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का थर्मोमीटर है। जी। अगर डॉल्फिन दिख रही है, मतलब नदी अभी जिंदा है, सांस ले रही है। और इसी सांस को बनाए रखने के लिए 2014 में नमामि गंगे जैसा विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये इस बात का सबूत है कि हमें खतरे का एहसास हो चुका है। सही बात है। एक और नदी शारदा या काली नदी पीलीभीत में भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ राज्यों को नहीं, देशों को भी जोड़ती और अलग करती हैं। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र की एक गहरी पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे एक भौगोलिक ढाल ने पूरे प्रदेश की किस्मत लिख दी। हमने नदियों को उनके स्वभाव के हिसाब से 3 वर्गों में बांटा: अमीर हिमालयी, मिडिल क्लास मैदानी और मेहनतकश पठारी। जी। और फिर हमने गंगा यमुना के विशाल परिवार और उनकी सहायक नदियों की कहानियों को समझा। और ये पूरी बातचीत हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। जी। एक तरफ गंगा है, जिसके पास बैक्टीरियोफेज जैसा अपना प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर है। दूसरी तरफ यमुना है, जो इंसानी लापरवाही के बोझ तले खोला नाला बन गई है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इन जीवनदायिनी नदियों की प्राकृतिक शुद्धिकरण की क्षमता और हमारे फैलाए प्रदूषण के बीच का संतुलन जब पूरी तरह टूट जाएगा, तो इन नदियों का और इन पर निर्भर करोड़ों लोगों का भविष्य क्या होगा। रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जंगलों, जानवरों और उनके कुदरती खजाने की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक तरह से यूपीएसएससी, ROARO जैसी परीक्षाओं के लिए एक खास फील्ड गाइड की तरह हैं। हमारा मकसद इन गाइडों से सिर्फ तथ्य निकालना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरे इकोसिस्टम की एक ऐसी तस्वीर बनाना है जो दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ जगहों के नाम नहीं रटेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इनमें आखिर फर्क क्या होता है। हाँ, ये नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हम इनके पीछे की सोच को समझेंगे। जब हम इस सिस्टम को समझ जाएंगे तो तथ्य अपने आप याद रहने लगेंगे। तो चलिए उत्तर प्रदेश के नक्शे पर कह सकते हैं एक ड्रोन व्यू से शुरू करते हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ के जंगलों की कहानी क्या कहती है। स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुल जमीनी हिस्से का सिर्फ 6 से 7% ही जंगल है। सच कहूं तो यह आंकड़ा सुनकर मैं थोड़ा चौंका। ये बहुत कम लगता है ना? हाँ, बहुत कम। और ये 6-7% का आंकड़ा थोड़ा धोखा भी देता है। ये तो पूरे राज्य का औसत है। जमीनी हकीकत वो इससे बहुत अलग है। अलग है? किस तरह से? असल में इसका मतलब है कि राज्य का ज्यादातर हिस्सा वनविहीन है। सारा बोझ कुछ खास इलाकों पर आ जाता है। अगर आप नक्शे पर देखेंगी तो आपको ज्यादातर जंगल या तो दक्षिण के पठारी इलाके में मिलेंगे, जैसे सोनभद्र। बिल्कुल, खासकर सोनभद्र, या फिर नेपाल से लगे तराई के इलाके जैसे लखीमपुर खीरी में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां खेती और आबादी ज्यादा है, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां जंगल लगभग गायब ही हैं। तो ये तो एक तरह से 2 अलग-अलग उत्तर प्रदेश की कहानी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। सारा इकोलॉजिकल दबाव इन्हीं कुछ जंगली इलाकों पर आ जाता है और इसीलिए हमारे स्रोत सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं। हाँ, सोशल फॉरेस्ट्री। जी, ये एक कोशिश है कि इंसानी आबादी के बीच भी पेड़ लगाए जाएं, हरियाली बढ़ाई जाए, ताकि उन मुख्य जंगलों पर से थोड़ा दबाव कम हो सके। ठीक है, तो ये तो ही जमीनी हकीकत। अब इन बचे हुए कीमती जंगलों को बचाने के जो अलग अलग तरीके हैं उन पर आते हैं। स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में ये है क्या? ये संरक्षण का एक बहुत ही अनोखा और आधुनिक मॉडल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जंगल बचाने का मतलब है इंसानों को वहां से दूर रखना। हाँ, फेंसिंग लगा दो, गेट लगा दो। बिल्कुल। बायोस्फीयर रिजर्व की सोच इसके ठीक उलट है। ये मानता है कि इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है। तो ये एक ऐसा संरक्षित इलाका है जहां जानवरों और पेड़ पौधों को बचाने के साथ साथ वहां रहने वाले इंसानी समुदायों के साथ एक संतुलन बनाने पर जोर दिया जाता है। हाँ, और स्रोतों में इसकी बनावट को 3 गोलों या जोन्स के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। सबसे अंदर वाला गोला है कोर जोन। कोर जोन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जंगल का दिल है। मतलब नो डिस्टर्बेंस जोन। बिल्कुल। यहाँ प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दिया जाता है,
कोई इंसानी दखलंदाजी नहीं। इसके बाहर एक और घेरा होता है जिसे बफर जोन कहते हैं। बफर जोन यानी एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ शायद कुछ सीमित गतिविधियों की इजाजत होती होगी, जैसे रिसर्च या इको टूरिज्म। एकदम सही। ये कोर जोन को बाहरी दुनिया के सीधे झटकों से बचाता है। और फिर आता है सबसे बाहरी घेरा, ट्रांजिशन जोन। और यही हिस्सा मुझे सबसे दिलचस्प लगा। ट्रांजिशन जोन में इंसान रहते भी हैं, गांव होते हैं, खेती होती है और दूसरे विकास के काम भी चलते हैं। तो ये मॉडल ये नहीं कह रहा कि इंसानों जंगल छोड़ दो, बल्कि ये कह रहा है कि जंगल के साथ जीना सीखो। यही इसकी खूबी है। ये संरक्षण को सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे स्थानीय लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना देता है। एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है ये। तो इसी प्रगतिशील सोच को ध्यान में रखते हुए क्या उत्तर प्रदेश का कोई सीधा कनेक्शन रहा है ऐसे किसी बायोस्फीयर रिजर्व से? हाँ, एक बहुत गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हम बात कर रहे हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। नंदा देवी जी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी शामिल किया गया। और ऐतिहासिक कनेक्शन ये है कि साल 2000 में जब उत्तराखंड बना, उससे पहले तक ये शानदार इलाका उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। बिल्कुल। अच्छा, और स्रोत बताते हैं कि यहाँ स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ भी मिलता है। हाँ, मायावी हिम तेंदुआ, खुशबूदार कस्तूरी मृग और पहाड़ों पर रहने वाली भरल या ब्लू शीप। यहाँ के पेड़ पौधे भी खास एल्पाइन किस्म के हैं जो सिर्फ ऊंचाई पर ही मिलते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मॉडल इंसानों को साथ लेके चलने वाला है, लेकिन क्या कोई ऐसा मॉडल भी है जहां प्रकृति को पूरी तरह से नो डिस्टर्बेंस जोन में रखा जाता है? मेरा अंदाजा है कि यहीं पर नेशनल पार्क की बात आती होगी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। स्रोत इसे संरक्षण का सर्वोच्च स्तर कहते हैं और इसका एक खास मतलब है। क्या मतलब है इसका? नेशनल पार्क एक ऐसा इलाका होता है जहां वन्य जीवों और उनके पूरे माहौल को बचाने के लिए सबसे सख्त कानून लागू होते हैं। यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व जैसा ट्रांजिशन जोन नहीं होता। मतलब शिकार, चराई ये सब बंद? पूरी तरह से। किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। रुकिए, यहीं पर स्रोतों से एक ऐसी जानकारी मिलती है जो मुझे थोड़ी चौंका रही है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और यहाँ सिर्फ एक नेशनल पार्क है। जी, सिर्फ एक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या ये सही है? ये तथ्य जितना चौंकाने वाला है उतना ही सच है और परीक्षाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका मतलब ये भी है कि दुधवा पर संरक्षण का कितना ज्यादा दबाव होगा। बिल्कुल, ये इस एक पार्क के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। तो फिर तो हमें इस एक खास पार्क को और गहराई से देखना होगा। स्रोत बताते हैं कि दुधवा लखीमपुर खीरी जिले में है। 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और ये करीब 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पर इसकी लोकेशन सबसे अहम है। तराई का इलाका। तराई का इलाका। तराई का मतलब है दलदली जमीन, हाथियों जितनी ऊंची घास के मैदान और घने साल के जंगल। ये एक बेहद उपजाऊ इकोसिस्टम है जो बहुत तरह के जानवरों को पालने की क्षमता रखता है। और जानवरों की सूची तो वाकई शानदार है। बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, बारासिंगा यानी दलदली हिरण। हाँ, बारासिंगा तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है और दुधवा उसका सबसे बड़ा घर है। और एक सींग वाले गैंडों को यहाँ दोबारा बसाने का कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा है। ये तो संरक्षण की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी। और दुधवा की कहानी यही खत्म नहीं होती। 1987 में इसे एक टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। तो ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी। इसमें क्या फर्क है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब हम दुधवा टाइगर रिजर्व कहते हैं तो हम सिर्फ उस 490 वर्ग किलोमीटर के नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहे होते। टाइगर रिजर्व एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा है। एक बड़ा लैंडस्केप? हाँ, कह सकते हैं। इसके तहत बाघों और उनके शिकार के लिए एक बहुत बड़े इलाके को मैनेज किया जाता है, जिसमें नेशनल पार्क के अलावा आसपास के दूसरे जंगल भी शामिल होते हैं। अच्छा, तो दुधवा टाइगर रिजर्व एक बड़ी छतरी की तरह है जिसके नीचे दुधवा नेशनल पार्क आता है। और स्रोत बताते हैं कि इस छतरी के नीचे 2 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। जी, पहला है कतरनिया घाट जो बहराइच में है। कतरनिया घाट ये दुधवा के लैंडस्केप को एक नया आयाम देता है। ये अपनी नदी और जलीय जीवन के लिए मशहूर है। यहाँ की गेरुआ नदी वो घड़ियालों और दुर्लभ गंगा डॉल्फिन का घर है। मतलब जहां दुधवा जमीन के जानवरों के लिए है, वहीं कतरनिया घाट पानी के जीवों का स्वर्ग है। बिल्कुल।
और दूसरा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। किशनपुर? हाँ, किशनपुर एक तरह से दुधवा के जंगल का ही विस्तार है। ये दुधवा और शारदा नदी के बीच एक अहम गलियारे का काम करता है, जिससे बाघ और दूसरे जानवर एक बड़े इलाके में आजादी से घूम फिर सकें। तो दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशनपुर, ये तीनों मिलकर दुधवा टाइगर रिजर्व को पूरा करते हैं। जी, अब ये तस्वीर पूरी हुई। ये बिल्कुल साफ हो गया। दुधवा के इस बड़े लैंडस्केप के अलावा स्रोत कुछ और जगहों पर भी ध्यान दिलाते हैं। चलिए चंबल की बात करते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य अपने आप में अनूठा है। पहली बात तो ये कि ये किसी एक राज्य में नहीं है। ये वहाँ है जहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। एक ट्राई जंक्शन पर। हाँ, और यहाँ का मुख्य आकर्षण है घड़ियाल। घड़ियाल? चंबल नदी का साफ पानी और उसके रेतीले किनारे घड़ियालों के अंडे देने और बच्चे पालने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से हैं। ये उनका सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित प्राकृतिक घर माना जाता है। चंबल के बीहड़ों से निकलकर अब चंदौली जिले की तरफ चलते हैं। यहाँ चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसके साथ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक प्रयोग जुड़ा हुआ है। हाँ, ये वन्यजीव इतिहास का एक बड़ा ही नाटकीय अध्याय है। सोचिए, 1950 के दशक में आज़ादी के ठीक बाद गुजरात के गिर से एशियाई शेरों को ट्रेन और ट्रकों से चंदौली लाया गया। गिर के शेरों को? हाँ जी, एक बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ शेरों का दूसरा घर बसेगा, ताकि अगर गिर में कोई बीमारी फैले तो शेर पूरी तरह से खत्म न हो जाए। पर ये कोशिश तो फेल हो गई। क्या स्रोतों में इसका कोई कारण बताया गया है? मतलब क्या तालमेल नहीं बैठ पाया? स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं जाते, लेकिन इशारा करते हैं कि शुरुआती कुछ सालों तक शेरों की संख्या बढ़ी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गायब हो गए। शायद शिकार एक वजह रही हो, या फिर वो माहौल उनके लिए उतना अनुकूल न रहा हो। तो इससे सबक यही मिला कि सिर्फ एक जानवर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल, आपको पूरे इकोसिस्टम और सामाजिक माहौल को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये कहानी आज भी संरक्षण वैज्ञानिकों के लिए एक केस स्टडी है। और जब हम इतिहास की बात कर ही रहे हैं तो एक और नाम का जिक्र करना जरूरी है, जिसका उत्तर प्रदेश से गहरा नाता रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बिल्कुल, स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि 1936 में जब ये हैली नेशनल पार्क के नाम से बना, तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। भारत का पहला? जी, और उस समय ये अविभाजित उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। आज ये उत्तराखंड में है। और यहीं से भारत के वन्य जीव संरक्षण के सबसे बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। हाँ, 1973 में जब भारत में बाघों की आबादी खतरनाक रूप से कम हो गई थी, तब उन्हें बचाने के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर का आगाज इसी जिम कॉर्बेट पार्क से किया गया था। तो ये भारत में बाघों को बचाने की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। सही कहा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वन्य जीव संरक्षण का इतिहास कितना शानदार रहा है। भले ही इसके कुछ सबसे कीमती नगीने आज उत्तराखंड का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने काफी जानकारी को खंगाल लिया है। अगर अब किसी को परीक्षा के लिए इन सब बातों को समेटना हो तो सबसे जरूरी 5-6 बिंदु क्या होंगे? जरूर, चलिए इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, जो 1977 में बना। एक दुधवा, ठीक है। दूसरा, दुधवा की लोकेशन तराई क्षेत्र में है, यानी लखीमपुर खीरी जिला। 2, तराई क्षेत्र। तीसरा, दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा के अलावा कतरनिया घाट और किशनपुर अभयारण्य भी शामिल है। 3, पूरा टाइगर रिजर्व। चौथा, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट था और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में यहीं से हुई, जो तब यूपी का हिस्सा था। चौथा, जिम कॉर्बेट और प्रोजेक्ट टाइगर। पांचवा, घड़ियालों के संरक्षण का सबसे प्रमुख केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। और छठा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मेरे हिसाब से ये तथ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक बेहतरीन निचोड़ है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की जैव विविधता का एक तेज लेकिन काफी गहरा दौरा किया। तराई के घने जंगलों से लेकर चंबल के विशाल बीहड़ों तक। इन संरक्षित जगहों के बारे में जानना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये अपने राज्य के कुदरती माहौल को समझने के लिए भी जरूरी है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि संरक्षण के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक नेशनल पार्क के सख्त नियमों से लेकर एक बायोस्फीयर रिजर्व के सह अस्तित्व वाले मॉडल तक। बिल्कुल, और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसा कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व की बनावट में देखा,
ट्रांजिशन जोन में इंसानी बस्तियों और विकास की इजाजत होती है। ये संरक्षण और इंसान की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। उत्तर प्रदेश की जमीन को सिर्फ मिट्टी समझना ये काफी नहीं होगा। सच तो ये है कि ये एक पूरा कोड है, एक ऐसा कोड जो यहाँ की खेती, यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ के लोगों की जिंदगी सब कुछ तय करता है। तो आइए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं। तो सवाल यही है कि भारत के इस दिल, इस हार्टलैंड की मिट्टी में आखिर लिखा क्या है। चलिए पर्दा उठाते हैं और सुनते हैं कि ये जमीन हमें क्या कहानी सुनाती है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिल्कुल नॉर्थ से, फिर गंगा के विशाल मैदानों से गुजरेंगे, उसके बाद सीधा सदर्न प्लेटो तक जाएंगे और आखिर में एक बहुत बड़ी चुनौती यानी मिट्टी के कटाव को समझेंगे। सबसे पहले एक मोटा फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं जो स्टेट के ज्योग्राफी को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये 3 हिस्से कौन से हैं? पहला, ऊपर उत्तर में हिमालय से सटा हुआ भाबर और तराई, फिर बीच में गंगा का उपजाऊ मैदान और सबसे नीचे साउथ में बुंदेलखंड का पठार। हर इलाके की मिट्टी की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं नॉर्थ से, वहां से जहां हिमालय के कदमों में मैदान शुरू होते हैं। देखते हैं कि यहाँ की जमीन आखिर है कैसी। यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग तरह की मिट्टी मिलती है, एकदम आमने सामने। एक तरफ है भाबर, मतलब पथरीली कंकड़ वाली जमीन जहाँ पानी टिकता ही नहीं है खेती के लिए, इसीलिए ये काफी मुश्किल है। और ठीक उसके बगल में है तराई, दलदली लेकिन बेहद उपजाऊ मिट्टी। गन्ने और धान जैसी फसलों के लिए तो ये आप समझ लीजिए एकदम जन्नत है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दिल में, गंगा के विशाल मैदानों में। ये वो इलाका है जो कह सकते हैं कि स्टेट की खेती की बैकबोन है। और यहाँ मिलती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम इंग्लिश में अलूवियल सॉइल कहते हैं। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह की है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक है खादर, ये वो जमीन है जो नदी के बिल्कुल पास है। हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ नई मिट्टी लाकर इसे ताज़ा कर देती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। दूसरी तरफ है बंगर, ये पुरानी जमीन है जो नदी से दूर है। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता तो ये उतनी उपजाऊ नहीं रह गई है। और इस मिट्टी की खासियत सिर्फ इसकी बनावट ही नहीं है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसे खास बनाते हैं। पोटाश और चूने की इतनी अच्छी मात्रा है कि इसे नेचुरली ही इतना उपजाऊ बना देती है, तभी तो यहाँ फसलें लहलहाती हैं। लेकिन इन उपजाऊ मैदानों में एक समस्या भी है, जिसे कहते हैं ऊसर मिट्टी। बेसिकली ज्यादा नमक और क्षार यानी एल्कली की वजह से ये जमीन बंजर हो जाती है। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए, मतलब खेती लायक बनाने के लिए, किसान इसमें जिप्सम मिलाते हैं जो इसके केमिकल बैलेंस को सुधारता है। तो चलिए अब चलते हैं साउथ की तरफ, बुंदेलखंड के पठारी इलाके में। यहाँ की मिट्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। ये पुरानी विंध्य की चट्टानों के टूटने से बनी है। और यहाँ ना मिट्टी की काफी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे लाल मिट्टी। इसका रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन यानी लोहा बहुत है। दालें और तिलहन इसमें खूब होती हैं। फिर आती है काली मिट्टी, जो पानी को बहुत देर तक पकड़कर रखती है, इसलिए कपास के लिए A1 मानी जाती है। इसके अलावा हल्की परवा और ढलानों पर मिलने वाली राकर मिट्टी भी यहीं पाई जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं और कपास की खेती के कारण इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ये नाम आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे। तो हमने उत्तर प्रदेश की मिट्टी की दौलत तो देख ली, पर अब बात करते हैं एक बहुत बड़े खतरे की जो इस दौलत को धीरे धीरे छीन रहा है, और वो है मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन। ये जो कटाव है ना, ये मुख्य रूप से 2 ताकतों से होता है, पानी और हवा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी से होने वाला कटाव यानी वाटर इरोजन पूरे स्टेट में एक बड़ी समस्या है। हाँ, हवा से होने वाला कटाव ज्यादातर वेस्टर्न यूपी तक ही सीमित है। पानी से होने वाला कटाव भी 2 तरह का होता है। पहला है परत अपरदन या शीट इरोजन, जो बिल्कुल चुपके से होता है और आसानी से नजर नहीं आता। और दूसरा है अवनालिका अपरदन या गली इरोजन, जो जमीन में गहरी नालियां बनाकर अपना साफ निशान छोड़ जाता है।
आप जानते हैं, परत अपरदन को एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम दिया गया है। इसे कहते हैं किसान की मौत। ये नाम ही इसके शांत लेकिन तबाहकुन असर को बताने के लिए काफी है। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि बारिश के पानी के साथ ये खेत की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को एक चादर की तरह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बहा ले जाता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जाती है, एक साइलेंट किलर की तरह। वहीं दूसरी तरफ है अवनालिका अपरदन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें चंबल नदी के आसपास देखने को मिलता है, जहां जमीन कट कट कर बड़े बड़े बीहड़ों में बदल गई है। और उत्तर प्रदेश में इटावा जिला इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की मिट्टी की पूरी कहानी। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कितने याद हैं। तैयार हैं एक क्विक रिकैप के लिए? तो पहला सवाल, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? और इसका जवाब है बिल्कुल सही, काली मिट्टी। अच्छा, अगला सवाल, उस धीमे कटाव को क्या कहते हैं जिसे किसान की मौत का नाम दिया गया है? एकदम सही, जवाब है परत अपरदन। तो उत्तर प्रदेश की ये जमीन हमें बनने, संवरने और संघर्ष की एक लंबी दास्तान सुनाती है। अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर, इसका अगला अध्याय क्या होगा? क्योंकि इसका भविष्य कहीं ना कहीं हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करता है। नमस्कार, चलिए सीधे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जंगलों की। आखिर क्या हालत है उनकी? 2021 की जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है वो हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाती है। तो आइए आज इसी रिपोर्ट कार्ड को गहराई से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 6.15%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश के पर्यावरण की, कह सकते हैं, पूरी कहानी की एक तरह से रूपरेखा तय कर देता है। पर इसका असल मतलब क्या है? तो ये नंबर हमें ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी जमीन है उसका महज इतना सा यानी 6.15% हिस्सा ही जंगलों से ढका हुआ है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ये 2021 की सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो हमें प्रदेश की हरियाली की एक एकदम साफ तस्वीर देते हैं। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यानी 6.15% और दूसरी तरफ है हमारी राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य जो है 33.33%। ये सिर्फ एक छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है और इसका असर प्रदेश के भूजल स्तर से लेकर हवा की क्वालिटी और यहाँ तक कि खेती किसानी पर भी पड़ता है। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड के नंबर्स को देखेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि प्रदेश में हरियाली कहाँ सबसे ज्यादा और कहाँ सबसे कम है। उसके बाद यहाँ मिलने वाले 3 तरह के जंगलों को जानेंगे और आखिर में इनको संभालने वाली नीतियों और लोगों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वन रिपोर्ट कार्ड। यहाँ हम 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के जो मुख्य आंकड़े हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 6.15% का आंकड़ा है ना, ये बनता कैसे है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कुल वन क्षेत्र है करीब 14,818 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसमें से जो बहुत घने जंगल हैं, मतलब असली घने जंगल, वो तो सिर्फ 1.09% है। सबसे बड़ा हिस्सा है खुले जंगलों का। तो ये दिखाता है कि प्रदेश में सेहतमंद और घने जंगलों की काफी कमी है। हाँ, एक छोटी सी राहत की बात भी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है। 2019 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में 12.24 वर्ग किलोमीटर की एक मामूली सी बढ़त हुई है। अब ये बढ़त भले ही छोटी हो पर कम से कम सही दिशा में एक कदम तो है। चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये हरियाली प्रदेश भर में फैली कैसे है। और सच कहूं तो यह कहानी 2 बिल्कुल अलग छोरों की है, जहां कुछ जिले तो बहुत हरे भरे हैं तो कुछ लगभग बंजर। जब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात आती है तो सोनभद्र का कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां 2400 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जंगल हैं। मतलब लीडर तो सोनभद्र ही है। इसके बाद खीरी और मिर्जापुर का नंबर आता है। सोनभद्र का योगदान वाकई में बहुत बड़ा है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, में जंगल है सिर्फ 3.71 वर्ग किलोमीटर। आप सोच सकते हैं ये अंतर सोनभद्र की तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। ये जमीन आसमान का फर्क दिखाता है कि प्रदेश के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। अब तक हमने ये देखा कि जंगल कहाँ है। अब सवाल ये है कि ये जंगल हैं कैसे।
मतलब किस तरह के हैं? उत्तर प्रदेश में आपको मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। ये 3 किस्में हैं: उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और आखिरी में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। और इन तीनों को जो चीज़ एक दूसरे से अलग करती है वो है बारिश। सबसे पहले बात करते हैं नम पर्णपाती वनों की। ये आपको मिलेंगे भाभर और तराई जैसे तलहटी क्षेत्रों में, जहां 100 से 150 सेंटीमीटर तक अच्छी खासी बारिश होती है। पर्णपाती का मतलब है कि ये पेड़ पानी बचाने के लिए वसंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन और साल यहाँ के सबसे कीमती पेड़ माने जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये वो जंगल हैं जो आपको यूपी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाकों को कवर करते हैं। यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। इसीलिए यहाँ नीम, पीपल और पलाश जैसे पेड़ ज्यादा देखते हैं, जो इस माहौल में ढल चुके हैं। और आखिर में आते हैं कंटीले वन। ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सबसे सूखे इलाकों जैसे कि बुंदेलखंड में मिलते हैं। यहाँ बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ के पेड़ जैसे खैर, बबूल और कीकर इन्हीं कठोर परिस्थितियों में जीने के लिए बने हैं। अच्छा, तो हमने जंगलों की बात कर ली, उनकी किस्मों को भी समझ लिया। अब थोड़ा मानवीय पहलू पर भी आते हैं। चलिए उन कानूनों, नीतियों और उपयोगों को देखते हैं जो इन जंगलों को चलाते हैं या इन पर असर डालते हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यहाँ कुछ बहुत जरूरी कानून हैं, लेकिन जो 1976 का 42वां संशोधन है ना, वो एक गेम चेंजर था। इसने जंगलों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार को भी इन पर कानून बनाने का हक मिल गया। और हाँ, वो 33% वाला लक्ष्य 1988 की नीति ने ही तय किया था। अच्छा, जंगलों को एक और तरीके से बांटा जाता है और वो है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, जैसे आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। ये वर्गीकरण दरअसल ये तय करता है कि आम लोग इन जंगलों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आरक्षित वनों में घुसना और लकड़ी काटना पूरी तरह मना होता है, जबकि संरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जंगल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग अलग पेड़ों का इस्तेमाल रोज की चीजों में होता है। जैसे पान में जो कत्था लगता है वो खैर के पेड़ से आता है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है। तो ये जंगल स्थानीय अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं जान है। और ये आर्थिक निर्भरता सिर्फ छोटी मोटी चीजों तक ही सीमित नहीं है। सहारनपुर में कागज उद्योग, सोनभद्र वाराणसी में लकड़ी के खिलौने और मेरठ में खेल का सामान, ये सब बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। अब यहीं पर आकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो लकड़ी पर निर्भर हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जंगल हैं सिर्फ 6.15%। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य अपने 6.15% के वन क्षेत्र और 33% के राष्ट्रीय लक्ष्य के बीच के इस विशाल खाई को आखिर कैसे भरेगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। नहीं, ये किसी एग्जाम प्रेप चैनल की शुरुआत नहीं है, बल्कि आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो लगते बिल्कुल वैसे ही हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु और मौसम विज्ञान पर एक बहुत ही विस्तृत भौगोलिक अध्ययन। लगता है जैसे यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी के लिए बनाया गया है। हमारा काम है इस किताबी जानकारी की परतों को खोलना और वो छिपी हुई बातें निकालना जो वाकई में समझने लायक हैं। और एक लाइन जो इन नोट्स में सबसे पहले नजर आती है वो है मानसून प्रदेश की जीवन रेखा है। तो चलिए इसी नब्ज को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज असल में है कैसा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। उत्तर प्रदेश जहां है उस जगह की क्या खासियत है? नोट्स में लिखा है कि ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब ये नंबर तो ठीक हैं, पर इनका जमीन पर क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये जो नंबर है ना, ये दरअसल पूरी कहानी की नींव रखते हैं। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कर्क रेखा के ऊपर है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सब ट्रॉपिकल जोन में। बिल्कुल। तो नतीजा ये होता है कि यहाँ साल के ज्यादातर समय सूरज की किरणें काफी सीधी पड़ती हैं, जमीन खूब तपती है और इसी गर्मी से वो पूरा खेल शुरू होता है जिसे हम मानसून कहते हैं। लेकिन सिर्फ अक्षांश ही नहीं, 3 और बड़ी बातें हैं जो प्रदेश की जलवायु तय करती हैं।
अच्छा, वो क्या है? पहली और सबसे जरूरी चीज है हिमालय का अवरोध। वो दीवार। हाँ, वो विशाल दीवार। अगर वो न होती तो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत को एक ठंडा रेगिस्तान बना देती। यही हिमालय इन ठंडी हवाओं को रोकता है और साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को भी। उन्हें रोककर बारिश करवाता है, बिल्कुल। उन्हें ऊपर उठने और बरसने पर मजबूर कर देता है। और दूसरा है प्रदेश का मैदानी स्वरूप। ज्यादातर इलाका समतल है ना? कोई बड़ी पहाड़ी या पठार नहीं, हाँ, सही बात है। क्योंकि शीतल लहर। और तीसरा है इसकी लोकेशन एक संक्रमण क्षेत्र की। संक्रमण क्षेत्र मतलब ये पश्चिम के शुष्क राजस्थान और पूरब के नमी वाले बिहार बंगाल के बीच में फंसा हुआ है। अच्छा। इसी वजह से जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, मौसम का रंग ढंग एकदम बदलता जाता है। इसी वजह से शायद स्रोतों में उत्तर प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी के साथ साथ महाद्वीपीय भी कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? महाद्वीपीय प्रभाव का सीधा सा मतलब है समुद्र से दूरी। आप देखिए, मुंबई या चेन्नई में मौसम साल भर लगभग एक जैसा रहता है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि समुद्र तापमान को कंट्रोल करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश समुद्र से बहुत दूर है, तो यहाँ ना तो समुद्र की नमी पहुँचती है, ना ही उसका कोई असर। बिल्कुल। नतीजा, गर्मियों में भयानक गर्मी, इतनी कि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सर्दियों में कड़ाके की ठंड, जब तापमान 4 डिग्री तक गिर जाता है। इसी को महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं, मतलब एक्सट्रीम्स का मौसम। तो हमने भूगोल और जलवायु के कह सकते हैं कि मूल सिद्धांतों को समझ लिया। ये एक तरह से स्टेज है। अब देखते हैं कि इस स्टेज पर साल भर मौसम का नाटक कैसे चलता है। स्रोत बताते हैं कि प्रदेश में 4 मुख्य ऋतुएं हैं: गर्मी, वर्षा, शरद और शीत। तो चलिए गर्मियों से शुरू करते हैं। 47 डिग्री, ये तो असहनीय लगता है। ऐसी भीषण गर्मी का कोई फायदा भी होता है या ये सिर्फ एक मुसीबत है? देखने में तो मुसीबत ही लगती है, लेकिन भौगोलिक नजरिए से देखें तो यही भीषण गर्मी मानसून के लिए एक तरह से रेड कार्पेट बिछाती है। रेड कार्पेट? वो कैसे? होता यह है कि जब जमीन बहुत ज्यादा तपती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। अच्छा, तो नीचे जगह खाली हो जाती है। हाँ, वहाँ निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर का एक बहुत शक्तिशाली क्षेत्र बन जाता है। और विज्ञान का सीधा सा नियम है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागती है। और उच्च दाब उस समय समुद्र के ऊपर होता है? बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो उत्तर प्रदेश की एक गर्मी एक चुंबक की तरह काम करती है। अच्छा। जो समुद्र के ऊपर की नमी से लबालब हवाओं को अपनी ओर खींच लेती है। यही हवाएं मानसून कहलाती हैं। और इसी मौसम में लू भी चलती है। हाँ, मई जून के दौरान चलने वाली शुष्क और गर्म हवाओं को ही लू कहते हैं। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, मानसून का आगमन। स्रोत कहते हैं कि प्रदेश की लगभग 85 से 90% बारिश बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। मतलब अरब सागर से आने वाले मानसून का यहाँ ज्यादा असर नहीं होता। बिल्कुल, ये मानसून बिहार के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। और यहाँ पर वो नियम सबसे साफ दिखाई देता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा का घटना। हाँ, आप इसे ऐसे समझिए कि नमी से भरे बादल पानी के टैंकर की तरह हैं। जब ये गोरखपुर और पूर्वी यूपी में घुसते हैं तो इनका टैंकर लबालब भरा होता है और ये जमकर बरसते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे ये लखनऊ, कानपुर होते हुए आगरा और मथुरा की ओर बढ़ते हैं, इनका पानी खत्म होता जाता है। अच्छा, तो पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते ये बादल लगभग निचोड़ चुके होते हैं। ये अंतर आंकड़ों में तो बहुत बड़ा दिखता है। पूर्वी यूपी के गोरखपुर में 100 से 140 सेंटीमीटर बारिश, मध्य में 80 से 100 सेंटीमीटर और पश्चिमी यूपी के मथुरा में सिर्फ 60 से 80 सेंटीमीटर। ये तो लगभग आधा हो गया। इसका असर तो हर चीज पे पड़ता होगा। हर चीज पर, खेती से लेकर लोगों के रहन सहन, पानी के स्रोतों और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं पर भी। हम इस पर आगे और बात करेंगे क्योंकि यही पैटर्न प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कहानी भी कहता है। तो मॉनसून तो चला गया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि प्रदेश पूरी तरह शुष्क हो जाता है या सर्दियों में भी किसी और तरीके से बारिश होती है? हाँ, होती है, और उसका स्रोत बड़ा दिलचस्प है। अच्छा। उसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये वो चक्रवात हैं जो मॉनसून से हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में पैदा होते हैं। क्या बात है! मतलब उत्तर प्रदेश में सर्दियों की बारिश का सोर्स वो भारत है ही नहीं, बल्कि यूरोप और मध्य पूर्व है। बिल्कुल,
ये चक्रवात ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। कमाल की जानकारी है ये तो। और ये जनवरी-फरवरी के महीने में हल्की बारिश करते हैं। ये बारिश मात्रा में ज्यादा नहीं होती, लेकिन रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए, ये अमृत की तरह होती है। अमृत क्यों? क्योंकि ये ठीक उस समय होती है जब दाने में दूध भर रहा होता है और फसल को एक आखिरी सिंचाई की सख्त जरूरत होती है। अच्छा, एकदम सही टाइम पर। हाँ, बस इसी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में घना कोहरा और पाला भी पड़ता है। तो ये तो हुआ मौसम का पूरा चक्र। हाँ हाँ। लेकिन ये हमेशा सुखद नहीं होता होगा। हाँ स्रोत बताते हैं कि यही जलवायु अपने साथ कई आपदाएं भी लेकर आती हैं। हाँ, और ये आपदाएं भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उसी पूर्व से पश्चिम वाले पैटर्न के हिसाब से बटी हुई हैं। अच्छा, वो कैसे? जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की घाघरा राप्ती नदी घाटियों में, वहाँ हर साल बाढ़ आती होगी। बिल्कुल, वहाँ बाढ़ का कहर आता है। और इसके ठीक उलट, जहाँ बारिश कम होती है और जमीन पथरीली है, वो बुंदेलखंड का इलाका। हाँ, वो अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। और लू और शीतल लहर। गर्मियों में पूरा प्रदेश लू से तपता है, तो सर्दियों में शीतल लहर फसलों को बर्बाद कर देती है। और जाहिर है इन सब का सीधा असर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यानी खेती पर पड़ता होगा। बिल्कुल सीधा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो प्रदेश का जो कृषि नक्शा है वो पूरी तरह से बारिश के इसी पैटर्न ने बनाया। अच्छा। जहां सबसे ज्यादा पानी बरसता है, यानी पूर्वी यूपी, वहां पानी की सबसे ज्यादा खपत वाली फसल धान होती है। चावल। हाँ, चावल। मध्यम क्षेत्र जहां बारिश मध्यम है, वो गन्ने की बेल्ट है। और पश्चिमी यूपी? पश्चिमी यूपी जहां बारिश सबसे कम होती है, वो गेहूं का कटोरा है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर पश्चिमी यूपी में बारिश सबसे कम होती है तो वो कृषि में इतना आगे कैसे है? और यही वो सबसे गहरा इंसाइट है जो इन आंकड़ों के पीछे छिपा है। ये पैटर्न सिर्फ खेती नहीं, बल्कि प्रदेश की इकोनॉमी की कहानी भी बताता है। पश्चिमी यूपी में बारिश कम हुई तो ये वहां के लिए एक मजबूरी बन गई। इस मजबूरी ने उन्हें सिंचाई के साधन विकसित करने पर मजबूर किया। अच्छा, नहरों और नलकूपों पर निवेश हुआ। बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा भी वहीं पहुंचा। नतीजा, वहां की खेती मॉनसून के भरोसे नहीं रही, वो ज्यादा सुरक्षित और स्थिर हो गई। जबकि पूर्वी यूपी ज्यादा बारिश के बावजूद अक्सर बाढ़ की तबाही और मॉनसून की अनिश्चितता से आज भी जूझता रहता है। ये तो वाकई एक बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक जगह कमी ने विकास को जन्म दिया और दूसरी जगह अधिकता भी एक समस्या बन गई। बिल्कुल। लेकिन अब तो एक और बड़ी चुनौती सामने आ रही है। स्रोत बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन उस पूरे पैटर्न को ही बदल रहा है जिसे हम सदियों से जानते आए हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जो सदियों से चला आ रहा है चक्र था, अब उसमें गड़बड़ी हो रही है। 3 बड़े बदलाव तो साफ दिख रहे हैं। कौन से? पहला, तापमान में लगातार वृद्धि। इसका सीधा असर गेहूं जैसी रबी की फसलों पर पड़ रहा है, जिन्हें पकने के लिए एक निश्चित समय तक ठंडे मौसम की जरूरत होती है। सर्दियां छोटी हो रही हैं। हाँ, और उससे पैदावार घट रही है। और दूसरा, आपने अनियमित मानसून की बात की। जब आप कहते हैं अनियमित मानसून, तो इसका एक किसान के लिए जमीन पर क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि किसान का वो सारा ज्ञान और अनुभव जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, अब वो बेकार हो रहा है। हाँ। उसे पता था कि जुलाई के पहले हफ्ते में बुआई के लिए हल्की फुहारें मिलेंगी। अब हो ये रहा है कि 3 हफ्ते तक सूखा पड़ा रहता है, और जब बारिश आती है तो इतनी तेज होती है कि बाढ़ आ जाती है। और उसका बोया हुआ बीज ही बह जाता होगा। हाँ, पहले बारिश 40-50 दिनों में धीरे धीरे होती थी, अब वही बारिश 15-20 दिनों में आफत बनकर बरस जाती है। मतलब उसका पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ा गया। बिल्कुल, जो सदियों के अनुभव पर बना था अब भरोसे के लायक नहीं रहा। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसका मतलब आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ रही होगी। बिल्कुल, यही तीसरा और सबसे खतरनाक बदलाव है, आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि। यानी बाढ़ अब और विनाशकारी हो रही है, सूखा और लंबा खिंच रहा है, और लू के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो जो इस पूरे भौगोलिक अध्ययन का सार हो। पहली और सबसे जरूरी बात, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, जिस पर महाद्वीपीय प्रभाव हावी है। दूसरी बात, जो एक सुनहरे नियम की तरह है, वो ये कि वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। और यही नियम सब कुछ तय करता है। हाँ, कृषि से लेकर अर्थव्यवस्था तक। तीसरी, सर्दियों की बारिश का मानसून से कोई लेना देना नहीं, उसका स्रोत हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी विक्षोभ है।
और चौथी प्रदेश का सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र बुंदेलखंड है। तो अंत में वही बात सही साबित होती है जिससे हमने शुरुआत की थी। मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं, ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है, उसकी धड़कन है। बिल्कुल। जब तक मानसून की ये धड़कन सही चलती है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सांसें भी चलती रहती हैं। लेकिन अब जब ये धड़कन अनियमित हो रही है, तो हमें नए समाधान खोजने ही होंगे। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जिस तरह से मानसून का पैटर्न बदल रहा है और पश्चिमी यूपी में जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है, क्या भविष्य में उत्तर प्रदेश का कृषि नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा? क्या बाढ़ प्रभावित पूर्वी यूपी और सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के किसानों को धान और गेहूं छोड़कर मिलेट्स जैसी फसलों को अपनाना होगा? और इस बदलाव के लिए वो कितने तैयार हैं? में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक थोड़ी अलग यात्रा पर निकल रहे हैं। जी। हम किसी शहर या स्मारक को नहीं देख रहे, बल्कि उस जमीन को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर यह सब कुछ टिका है। मतलब उत्तर प्रदेश का भूगोल। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यूपी के भौतिक विभाजन का एक खाका पेश करते हैं, और हमारा मिशन है इस खाके में रंग भरना, इसे एक जीती जागती कहानी बनाना। बिल्कुल। अक्सर जब हम यूपी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में राजनीति, इतिहास, ये सब आता है। हाँ, संस्कृति। लेकिन ये सब कुछ भूगोल की नींव पर ही तो खड़ा है। आज हम स्रोतों के आधार पर यूपी के नक्शे को परत दर परत खोलेंगे। अच्छा। ये समझने के लिए कि एक ही राज्य में कहीं जमीन पानी पी जाती है तो कहीं पानी ही पानी है, कहीं सोना उगलने वाली मिट्टी है तो कहीं बस सूखी चट्टानें। क्या बात है। तो चलिए इस भौगोलिक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जी, 4 हिस्सों में। और हम नक्शे पे सबसे ऊपर से शुरू करेंगे, है ना? उत्तर से दक्षिण की ओर। बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव कौन सा है? हमारा पहला पड़ाव है भावर प्रदेश। भावर प्रदेश। ये नाम सुनने में थोड़ा अनोखा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये शिवालिक की पहाड़ियों के ठीक नीचे है। मतलब उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ एक, कह सकते हैं, एक संकरी सी पट्टी है। अच्छा, एक गलियारे जैसा। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जैसे ही आप पहाड़ों से मैदानों में उतरते हैं तो जो पहला इलाका आपको मिलता है वो भावर है। सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिले इसी पट्टी में आते हैं। भावर। तो इसकी पहचान क्या है? जब मैं ये शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ भारी, कुछ पथरीला सा आता है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। अच्छा। भावर की सबसे बड़ी पहचान इसकी जमीन ही है। कल्पना कीजिए, सदियों से हिमालय की नदियां जब पूरे वेग से पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, हाँ, पूरी रफ्तार में, तो वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी, ये सब बहा कर लाती हैं। और भावर वो जगह है जहां नदियां एक तरह से थक कर इस भारी भरकम बोझ को पटक देती हैं। ओ। इसलिए यहाँ की पूरी जमीन इन्हीं कंकड़ पत्थरों से पटी पड़ी है। अच्छा, तो ये एक तरह का जियोलॉजिकल डंपिंग ग्राउंड हो गया। तो जाहिर है, जहां मिट्टी की जगह सिर्फ कंकड़ पत्थर हो, वहां खेतीबाड़ी तो बहुत मुश्किल होती होगी। मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन। अच्छा। इस जमीन को कृषि के लिहाज से अनुपजाऊ माना जाता है, और इसका कारण सीधा है। मिट्टी की परत या तो है ही नहीं या बहुत पतली है, और ये जमीन झरझरी होती है, पोरस जिसे कहते हैं। मतलब पानी रुकता नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, पानी डालते ही नीचे चला जाता है। इसीलिए आपको वहां बड़े शहर या घनी आबादी वाले कृषि केंद्र भी नहीं मिलेंगे। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। और यहाँ की सबसे हैरतअंगेज बात, जो हमारे स्रोतों में भी हाईलाइट की गई है, कि यहाँ नदियां गायब हो जाती हैं। हाँ। ये सुनने में तो किसी जादू की तरह लगता है। हाँ। क्या सच में पूरी की पूरी नदी ओझल हो जाती है? हाँ, ये भूगोल का अपना एक जादू है। असल में नदी कहीं जाती नहीं, बस हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जमीन कंकड़ पत्थरों से बनी है, जिनके बीच में काफी खाली जगह होती है। तो जब नदी का पानी इस इलाके में पहुंचता है, तो वो सतह पर बहने के बजाय इन पत्थरों के नीचे से रिस कर बहने लगता है। ओहो, अंडरग्राउंड। एग्जैक्टली। ऊपर से आपको सूखे पत्थर दिखेंगे, लेकिन उनके नीचे एक अदृश्य नदी बह रही होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भावर में नदियां लुप्त हो जाती हैं। कमाल है। तो अगर कोई नदी भावर में गायब हो जाती है, तो ये सवाल तो मन में उठता ही है कि वो वापस आती भी है या नहीं। बिल्कुल।
मुझे लगता है ये हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। भीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये सब मशहूर जिले इसी तराई बेल्ट का हिस्सा हैं। तराई, ये नाम सुनते ही मन में घने जंगल, नमी, दलदल, एक अलग ही तरह की हरियाली की तस्वीर बनती है। दुधवा नेशनल पार्क भी तो शायद इसी इलाके में है ना? एकदम सही। तराई की पहचान ही यही है। जो पानी भावर के पत्थरों के नीचे चला गया था, वो यहाँ आकर सतह पर फूट पड़ता है। ओके। लेकिन क्योंकि यहाँ की जमीन भावर की तरह ढलान वाली नहीं, बल्कि ज्यादातर समतल है, तो पानी को आगे बहने का रास्ता नहीं मिलता। तो वो फैल जाता होगा। फैल जाता है। नतीजा, पानी हर जगह फैल जाता है, जिससे जमीन दलदली और चिपचिपी हो जाती है। और यही नमी और पानी यहाँ घने जंगलों को जन्म देते हैं। तो भावर की समस्या थी कि पानी रुकता नहीं, और तराई की खासियत है कि पानी जाता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। इस नमी और दलदल का यहाँ की जलवायु और खेती पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। पहली बात, ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। हाँ, मॉनसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब हिमालय से टकराती है तो यहाँ जमकर बरसती है। और दूसरी बात, ये जो दलदली और महीन कणों वाली मिट्टी है, जिसे सिल्ट कहते हैं, वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो मतलब खेती के लिए बेहतरीन, बेहद उपजाऊ। और जब बात तराई की खेती की हो तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, धान और गन्ना। बिल्कुल। दोनों को ही भरपूर पानी चाहिए, जो यहाँ जरूरत से ज्यादा मौजूद है। जी, धान की रोपाई के लिए भरे हुए खेत चाहिए, और गन्ने की फसल को भी साल भर नमी की जरूरत होती है। तराई की जलवायु और मिट्टी इन दोनों के लिए जैसे एक वरदान है। इसीलिए ये शुगर बेल्ट का हिस्सा है। हाँ, यूपी की शुगर बेल्ट का एक अहम हिस्सा। तो तराई की पहचान हुई, दोबारा प्रकट होती नदियां, दलदल, घने जंगल, सबसे ज्यादा बारिश और धान गन्ने की लहलहाती फसलें। तो हमने पहाड़ों से उतरे, कंकड़ों वाले भावर को पार किया, फिर नदियों के वापस आने वाले दलदली तराई से गुजरे। अब हम उस इलाके में कदम रख रहे हैं जिसे उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, गंगा का मैदान। इसे उत्तर प्रदेश की कृषि की रीढ़ कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। नक्शे पर देखें तो तराई के दक्षिण से लेकर लगभग पूरा मध्य और पश्चिमी यूपी को समेटे हुए ये विशाल भूभाग ही गंगा का मैदान है। इसका निर्माण लाखों सालों में हुआ है। लाखों सालों में? जी, गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, ये सब अपने साथ जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मतलब अलूवियल सॉइल लेकर आई, उसी से ये मैदान बना है। जलोढ़ मिट्टी, स्कूल में पढ़ा था कि ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। इसमें ऐसा क्या खास होता है? खास ये है कि ये एक जिंदा मिट्टी है। हर साल बाढ़ के दौरान नदियां अपने साथ पहाड़ों से लाए गए ताजे खनिज और पोषक तत्व मैदानों में बिछा देती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है? एकदम। ये एक तरह की प्राकृतिक खाद है जो हर साल मिट्टी को फिर से जवान कर देती है। इसी वजह से हजारों सालों से यहाँ खेती हो रही है, फिर भी इसकी उर्वरता बनी हुई है। ये तो अद्भुत है। और चूंकि ये इलाका इतना उपजाऊ और समतल है, तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा लोग भी यहीं बसना चाहेंगे। बिल्कुल, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर आबादी, इसके बड़े बड़े शहर, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, प्रयागराज या वाराणसी, सब इसी मैदानी भाग में बसे हैं। जहां पेट भरने का साधन होता है, वहीं सभ्यताएं फलती फूलती हैं। जी, लेकिन इस विशाल मैदान में भी विविधता है। हम इसे मोटे तौर पर पश्चिमी और पूर्वी मैदान में बांटकर देख सकते हैं। ये एक दिलचस्प बात है। आमतौर पर हम इसे एक ही इकाई मान लेते हैं। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के मैदानों में क्या फर्क है? फर्क काफी बड़ा है, और इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है। पश्चिमी यूपी का मैदान, वहां हरित क्रांति का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। हाँ। सिंचाई की बेहतर सुविधाओं के कारण यहाँ के किसान मुख्य रूप से गेहूं और गन्ने जैसी नकदी फसलें उगाते हैं। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध है। और पूरब की तरफ? वहीं जब आप पूरब की ओर यानी पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तो ढाल कम हो जाता है, नदियां धीमी हो जाती हैं और बाढ़ ज्यादा आती है। अच्छा। तो वो इलाका मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए जाना जाता है। वहां की चुनौतियां पश्चिम से काफी अलग हैं। और स्रोतों में द्वाब शब्द का भी जिक्र है, जैसे गंगा, यमुना, द्वाब। ये क्या होता है? द्वाब का मतलब है दो आब, यानी दो पानी या दो नदियों के बीच की भूमि। ओके। ये किसी भी मैदानी इलाके का सबसे उपजाऊ हिस्सा होता है, क्योंकि इसे दोनों तरफ की नदियों की लाई मिट्टी का पोषण मिलता है।
गंगा और यमुना के बीच का दोआब तो ऐतिहासिक रूप से भारत का सत्ता केंद्र रहा है। तो संक्षेप में गंगा का मैदान सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि यूपी का आर्थिक और सांस्कृतिक इंजन है। एकदम सही। चलिए अब इस हरे भरे मैदान से निकलकर अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, दक्षिण की ओर, विंध्य बुंदेलखंड के पठार पर। हाँ, जैसे ही आप प्रयागराज या कानपुर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, आपको जमीन में एक नाटकीय बदलाव महसूस होगा। कैसा बदलाव? समतल मैदान खत्म हो जाएंगे और ऊंची नीची चट्टानी और पथरीली भूमि शुरू हो जाएगी। यही बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है। झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये सब जिले इसी पठारी हिस्से में आते हैं। अच्छा। यह असल में प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जो भारत की सबसे पुरानी जमीनों में से एक है। बुंदेलखंड का नाम आते ही मेरे दिमाग में वीरों की कहानियों के साथ साथ पानी की कमी और सूखे की तस्वीरें भी आती हैं। ऐसा क्यों है? मतलब एक ही राज्य में एक तरफ तराई है जहां पानी की अधिकता है और दूसरी तरफ बुंदेलखंड जो पानी के लिए तरसता है। ये सब कुछ यहाँ के जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान का खेल है। अच्छा। जो भी पानी बरसता है वो रुकता नहीं, तेजी से बहकर नदियों में चला जाता है। और तीसरी वजह? तीसरी वजह ये है कि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में पड़ता है, जिससे यहाँ मानसून की बारिश भी कम होती है। इन तीनों कारणों ने मिलकर बुंदेलखंड को राज्य का सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र बना दिया है। तो इस जमीन और पानी की कमी का यहाँ की खेती और जीवन शैली पर क्या असर होता होगा? असर जमीन आसमान का है। यहाँ आप गंगा के मैदानों की तरह गेहूं या धान की फसलें नहीं देखेंगे। तो फिर क्या उगाते हैं? यहाँ की पथरीली, लाल और काली मिट्टी में किसान मुख्य रूप से मोटी फसलें उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और दालें। जिन्हें कम पानी चाहिए। जी, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। जल संकट यहाँ के जीवन का केंद्र है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है और इसकी अपनी एक अनूठी और बेहद मजबूत संस्कृति और इतिहास है। वाह, क्या कमाल की यात्रा रही है ये उत्तर से दक्षिण तक। चलिए एक बार जल्दी से इन चारों प्रदेशों की मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तो इनका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। हाँ, ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे उत्तर में भावर, फिर तराई, उसके बाद विशाल गंगा का मैदान और अंत में दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बस पहले अक्षर याद रखें, भा, ता, गम, बू। भा, ता, गम, बू। भावर, तराई, गंगा, बुंदेलखंड। बढ़िया है जी। अब हर क्षेत्र की एक एक लाइन में पहचान। भावर मतलब कंकड़ पत्थर, गायब होती नदियां। तराई, दलदल, घने जंगल, सबसे ज्यादा बारिश। गंगा का मैदान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, घनी आबादी, यूपी का दिल। और बुंदेलखंड, चट्टानी पठार, सूखा और जल संकट। बहुत बढ़िया। और अगर हम सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें जिन्हें भूलना नहीं चाहिए, तो यूपी का सबसे बड़ा भौतिक भाग गंगा का मैदान, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तराई प्रदेश, नदियां कहाँ भूमिगत होती हैं? भावर प्रदेश में, और सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार। बिल्कुल। ये 4 सवाल जवाब इस पूरे विषय का सार है। आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राजनीतिक नक्शा नहीं है, बल्कि प्रकृति की विविधताओं का एक जीता जागता एक म्यूजियम है। हाँ, कह सकते हैं। एक छोर पर भावर है जो नदियों को अपनी गोद में छिपा लेता है, तो दूसरे पर तराई है जो पानी और हरियाली से सराबोर है, और बीच में विशाल गंगा का मैदान जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। तो दक्षिणी कोने पर बुंदेलखंड का पठार है जो अपनी हर बूंद पानी के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अपने जज्बे में चट्टान की तरह मजबूत है। हर क्षेत्र की अपनी चुनौती है और अपना ही एक चरित्र है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि भूगोल कैसे किसी क्षेत्र की एक तरह से नियति लिखता। रैपिड प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पंचायती राज प्रणाली पर, एक ऐसा टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट इसको समझते हैं। हम सब सुनते हैं गांव की सरकार, लेकिन ये आखिर काम कैसे करती है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन को समझने का कह सकते हैं कि एक दरवाजा है। तो चलिए इसी दरवाजे से अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, पंचायती राज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहीं बाहर से नहीं आया है। इसकी जड़ें, इसकी नींव हमारे संविधान में ही है, और यही बात इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। सब कुछ शुरू होता है आर्टिकल 40 से। ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है।
आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से राज्यों को एक निर्देश है कि भाई गांव में पंचायतें बनाओ और उन्हें इतनी शक्ति दो कि वो अपनी सरकार खुद चला सकें। समझिए, यही वो बीज था जिससे पूरा पंचायती राज का पेड़ उगा। और एक बात जो एग्जाम के लिए याद रखनी है, पंचायती राज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हर राज्य अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इसे लागू करने के लिए कानून बनाता है। इसीलिए हमें अलग-अलग राज्यों में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में काफ़ी आगे था। देखिए, 1947 में ही, यानी आज़ादी के साल ही, यूपी ने अपना पंचायती राज एक्ट पास कर दिया था और 1949 में 15 अगस्त के दिन पहली पंचायतें बन भी गईं। मतलब देश में एक पूरा नेशनल फ्रेमवर्क बनने से पहले ही यूपी ने इस पर काम शुरू कर दिया था। तो ठीक है, ये तो तय हो गया कि पंचायतें होंगी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ढांचा क्या होगा। और इसी सवाल पर एक बड़ी बहस छिड़ी, जिससे दो बिल्कुल अलग-अलग मॉडल सामने आए। ये दो मॉडल आए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटियों से। पहली 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने कहा कि सिस्टम 3 टियर का होना चाहिए, यानी गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिला लेवल पर। 20 साल बाद 1977 में आई अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने कहा नहीं, 3 टियर ने 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, जिला और ब्लॉक लेवल पर। तो ये एक फंडामेंटल डिबेट थी। तो आखिर में बलवंत राय मेहता कमेटी की बात मानी गई। उनके 3 टियर सिस्टम को हरी झंडी मिल गई। इसे एक बड़ा भारी भरकम नाम दिया गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सीधा सा था, पावर को ऊपर से नीचे यानी गांव तक पहुंचाना। और फिर एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसे पहली बार लागू किया गया। इसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपना लिया। अब आता है असली गेम चेंजर, 71वां संविधान संशोधन। ये एक संशोधन नहीं, बल्कि एक संवैधानिक क्रांति थी। इसने पंचायती राज को सिर्फ एक सलाह से उठाकर एक जरूरी कानूनी अनिवार्यता बना दिया। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 73वां संशोधन। इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा दिया। बस यहीं से लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक नया दौर शुरू हो गया। सिर्फ दर्जा ही नहीं किया, बल्कि काम करने की पावर भी दी। कुल 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स पंचायतों को सौंप दिए गए। मतलब अब इन 29 मामलों में फैसले लेने की असली पावर गांव की सरकार के हाथ में आ गई, जिससे जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी और मजबूत हुई। और ये तारीख, ये भी एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1993। इसी दिन ये कानून पूरे देश में लागू हुआ और आज हम इसी दिन को नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर मनाते हैं। तो इस संशोधन ने क्या क्या तय किया? एक तो 3 टियर सिस्टम अब जरूरी हो गया। चुनाव लड़ने की मिनिमम उम्र 21 साल कर दी गई। और जो सबसे क्रांतिकारी कदम थे, महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गईं। SC/ST समुदायों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही सभी लेवल्स पर 5 साल का फिक्स्ड टर्म तय हुआ और अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी कर दिया गया। तो ये तो हुई पूरे देश की बात। अब वापस आते हैं अपने फोकस पर, यानी उत्तर प्रदेश। देखते हैं कि यूपी ने इस संवैधानिक बदलाव को अपने यहाँ कैसे लागू किया और आज यहाँ का सिस्टम कैसा दिखता है। यूपी ने अपना खुद का यूपी पंचायत विधि संशोधन एक्ट 1994 में पास किया और ये लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 को। तो देखिए, नेशनल लेवल पर 24 अप्रैल 1993 और यूपी में 22 अप्रैल 1994। ये दोनों तारीखें याद रखने वाली हैं। तो यूपी में भी वही 3 टियर स्ट्रक्चर अपनाया गया जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाया था। सबसे ऊपर है जिला पंचायत, जो जिला लेवल पर काम करती है। बीच में आती है क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक लेवल पर, और सबसे जमीनी स्तर पर है हमारी ग्राम पंचायत। अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालते हैं। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 75 जिला पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। ये नंबर्स सिस्टम के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। और ये सिस्टम कितना इंक्लूसिव है, इसकी एक मिसाल देखिए। यूपी के आजमगढ़ जिले में नौरोजी देवी 112 साल की उम्र में ग्राम प्रधान चुनी गईं। सोचिए जरा, 112 साल की उम्र में। ये दिखाता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। अच्छा, ये तो हुई गांव की बात, लेकिन शहरों और कस्बों का क्या? उनके लिए भी एक पैरेलल सिस्टम है।
तो चलिए अब जरा जल्दी से शहरी स्थानीय शासन को भी समझ लेते हैं। जैसे गांवों के लिए 73वां संशोधन था, वैसे ही शहरों के लिए था 74वां संशोधन। इसने शहरी लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में पार्ट 9A और 12वां शेड्यूल जोड़ा गया। और जैसे पंचायतों को 29 विषय मिले थे, शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए। बाकी चीजें जैसे आरक्षण और 5 साल का कार्यकाल, वो सब लगभग वैसी ही थीं। और उत्तर प्रदेश में शहरी शासन का ढांचा कैसा है? यहाँ भी 3 लेवल हैं। सबसे बड़े शहर, जहाँ आबादी 5 लाख से ज्यादा है, वहाँ होते हैं नगर निगम, जो कि 17 हैं। फिर 1 लाख से 5 लाख की आबादी वालों के लिए है नगर पालिका परिषद, इनकी संख्या 200 है। और जो छोटे उभरते हुए कस्बे हैं, वहाँ होती हैं नगर पंचायतें, जो 490 हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश में पंचायती और शहरी शासन का पूरा स्ट्रक्चर। हमने देखा कि कैसे संविधान से लेकर कमिटियों की बहस और फिर कानूनी संशोधनों के जरिए ये सिस्टम बना। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल तो बचता ही है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता को जमीन तक पहुंचाने का जो सपना देखा गया था, वो वाकई में पूरा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। कभी सोचा है कि उफनती नदियों को काबू में करना, सूखी जमीन को एकदम हरा भरा बना देना और हाँ, लाखों घरों को रोशन करना, ये सब एक ही प्रोजेक्ट से कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि वो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जिन्होंने इस राज्य की पूरी कहानी ही बदल दी। चलिए देखते हैं कैसे। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक विजन था। एक नए भारत का सपना, एक ऐसा भारत जो अपनी किस्मत खुद लिखेगा, वो भी विज्ञान और इंजीनियरिंग की ताकत से। ये वो मंदिर थे जहां आस्था की जगह विकास की पूजा होनी थी। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना आखिर है क्या चीज? इसको एक सुपर प्रोजेक्ट की तरह समझिए। मतलब एक ही विशाल बांध बनाया और उससे बिजली भी बन रही है, खेतों को पानी भी मिल रहा है, शहरों की प्यास भी बुझ रही है और तो और बाढ़ का जो खतरा था वो भी टल रहा है। ये तो एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन आधुनिक मंदिरों की नींव क्यों रखी गई। आखिर वो कौन सी बड़ी वजहें थी जिनके चलते इतने बड़े-बड़े, इतने विशाल प्रोजेक्ट्स को बनाने का फैसला लिया गया? देखिए, इनका मकसद कोई एक नहीं था, बल्कि बहुत सारे थे। सबसे पहले तो उन शक्तिशाली उफनती नदियों पर लगाम लगाना, फिर लाखों हेक्टेयर की बंजर जमीन को सींचकर हरा भरा करना, साथ ही कारखानों और घरों के लिए 2400 घंटे बिजली पैदा करना और हर साल आने वाली उस विनाशकारी बाढ़ से लोगों की जान और माल को बचाना। इतना ही नहीं, शहरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना और पर्यटन के नए केंद्र बनाना भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अब उत्तर प्रदेश की इन सभी शानदार परियोजनाओं में से एक नाम ऐसा है जो सबसे ऊपर आता है, रिहंद बांध। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा है जिसने अपने पीछे एक विशाल समुद्र जैसी झील बना दी। तो ये विशाल बांध है कहाँ पर? ये बना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी के शक्तिशाली बहाव को रोककर। और एक खास बात यह है कि ये अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक साझा प्रोजेक्ट है। ये दिखाता है कि जब दो राज्य मिलकर काम करते हैं तो कितने बड़े काम हो सकते हैं। और इस बांध के बनने से जो हुआ ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। इसके पीछे जो जलाशय बना, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सोच कर देखिए, पहाड़ों के बीच इंसानों का बनाया हुआ एक पूरा का पूरा समंदर। इस प्रोजेक्ट की कहानी भी उतनी ही शानदार है। इसकी नींव पता है किसने रखी? 1954 में खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर 1963 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का नाम देकर सम्मानित किया गया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि असली कहानी तो यही बताते हैं। ये बांध 300 मेगावाट बिजली बनाता है, यानी लाखों घरों को रोशन करने की ताकत। इससे करीब 40 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलता है और इसका फायदा सिर्फ यूपी को ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक पहुंचता है। तो ये सच में एक तरह से पूरे देश की संपत्ति है।
अगर बांध दिल की तरह हैं जो पानी को पंप करते हैं, तो फिर उस जीवन देने वाले पानी को हर खेत, हर गांव तक पहुंचाने वाली नसें क्या हैं? वो हैं नहरें। ये उत्तर प्रदेश की असली जीवन रेखाएं हैं, जिनका जाल हजारों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ दो कमाल की मिसालें हैं। एक तरफ है शारदा नहर, जो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सोचिए, प्रदेश की सबसे लंबी नहर। और दूसरी तरफ है पूर्वी यमुना नहर, जो सबसे पुरानी है। बनी तो ये 1831 में थी, लेकिन इसकी कहानी तो मुगल बादशाह शाहजहां के ज़माने से शुरू होती है। इतिहास और इंजीनियरिंग का इससे गजब का मेल और कहाँ मिलेगा। तो इन बड़े बड़े बांधों और नहरों की बात तो हो गई, लेकिन असली सवाल ये है कि इनका आम लोगों के रोज की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में खेतों की सिंचाई होती कैसे है। सबसे ज्यादा पानी तो आता है नलकूपों से, यानी कि ट्यूबवेल से, लेकिन ठीक उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया यही नहरें हैं। वही नहरें जिन्हें इन विशाल परियोजनाओं से पानी मिलता है। इन्हीं के दम पर तो लाखों किसान खेती कर पाते हैं और उत्तर प्रदेश देश का अन्न भंडार कहलाता है। तो कंक्रीट के इन विशाल ढांचों से लेकर घर के बल्ब और खेत के पानी तक का सफर कुछ इस तरह पूरा होता है। घरों में रोशनी, खेतों में हरियाली और नलों में साफ पानी। सही मायनों में यही तो इन आधुनिक मंदिरों का वो प्रसाद है जो हर आम इंसान तक पहुंचता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज जब पानी की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। इन परियोजनाओं की अगली पीढ़ी कैसी होगी? क्या हमें और भी बड़े बांध बनाने होंगे, या फिर हम पानी बचाने की कोई स्मार्ट तकनीक खोज निकालेंगे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल के भारत की तस्वीर तय करेगा। रैपिड प्रेपरेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं उन्हें समझने वाले हैं। और हाँ, ये लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो देखिए, आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने 6 हिस्सों में बांटा है, ताकि हम एक एक करके यूपी के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बिल्कुल साफ साफ समझ सके। तो चलिए सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं और एक बड़ी पिक्चर देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य है कैसा। अच्छा, उत्तर प्रदेश को अक्सर एक मध्यम श्रेणी या मीडियम कैटेगरी का इंडस्ट्रियल स्टेट कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ का जो औद्योगिक विकास है वो न तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और ना ही बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब बीच में है। यूपी के उद्योगों में एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो यहाँ कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, जाहिर है खेती मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन एग्रीकल्चर वाले उद्योग हैं वो थोड़े कम विकसित हैं। और इसकी वजह क्या है? खनिज यानी मिनरल्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, पर सवाल ये है कि वो कौन से उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए अब उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हथकरघा यानी हैंडलूम इंडस्ट्री की। ये हाथ से कपड़ा बुनने की हमारी पारंपरिक कला है और आप यकीन मानिए ये राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार का एक बहुत बड़ा आधार है। ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। यूपी में रोजगार देने के मामले में खेती यानी एग्रीकल्चर तो नंबर 1 पर है, लेकिन उसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर कौन है? जी हाँ, हथकरघा उद्योग। ये फैक्ट बहुत बहुत जरूरी है। चलिए कुछ और बड़े उद्योगों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में लगी थी और सूती वस्त्र उत्पादन में यूपी देश में तीसरे नंबर पर आता है। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम ये देखेंगे कि यूपी के कौन से शहर किस उद्योग के लिए मशहूर हैं। ये जो ज्योग्राफिकल जानकारी है ना, इससे जुड़े सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं। ये टेबल तो समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मुरादाबाद को कहते हैं पीतल नगरी। फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अलीगढ़ के ताले और मेरठ का स्पोर्ट्स का सामान। ये जोड़े याद रखिए, परीक्षा में सीधे नंबर मिलेंगे। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सी बॉडीज और स्पेशल जोन बनाए हैं? चलिए अब जरा उन पर एक नजर डालते हैं। ये तारीखें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 1976 में बना नोएडा, 1989 में बना गीडा और 1991 में बना ग्रेटर नोएडा। इन अथॉरिटीज ने राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक नई दिशा दी है, एक नई जान फूंकी है।
अच्छा, बताइए, उत्तर प्रदेश की आईटी सिटी कहाँ है? लखनऊ में। और प्लास्टिक सिटी? वो है कानपुर में। और हाँ, इत्र के लिए मशहूर कन्नौज को तो कोई भूल ही नहीं सकता। ये सभी स्पेशल इंडस्ट्रियल हब्स हैं। तो चलिए, अब उन खास सरकारी योजनाओं और नीतियों की बात करते हैं जिन्होंने समय के साथ यूपी के इंडस्ट्रियल सीन को पूरी तरह से शेप किया है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1981 में आया उद्योग बंदरू, जिसका काम था इंडस्ट्रीज को मदद करना। फिर 2012 में एक पॉलिसी आई इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, और 2018 की एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी स्कीम। अरे, ये तो लोकल कारीगरों के लिए एक वरदान साबित हुई है। उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहचान दिला रही है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल तेज तर्रार राउंड में। तैयार हो जाइए। यहाँ हम उन फैक्ट्स को दोहराएंगे जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो पहला सवाल, बताइए किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है कानपुर, जो अपने टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। अगला सवाल, साल 1903 में भारत की सबसे पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? ये एक ऐतिहासिक सवाल है और इसका सही जवाब है प्रतापपुर, देवरिया में। ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक फैक्ट है। अगर कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कब थी, तो याद रखिएगा ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हासिल की गई थी। और अंत में चलिए एक सोचने वाले सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना तो चल रही है, तो ऐसे में कौन सा पारंपरिक उद्योग है जिसमें ग्लोबल लेवल पर चमकने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है? ये हमें भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।